वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 27 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो मैं टोटल 26 सेट को 100 क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। 26, 27 में आई थिंक हम लगता करवा चुके थे ये सब सारे। तो फ्रेंड्स, ये मैं पूरे करवा दिया था। हमें करवाना भी 28वां सेट नंबर, क्योंकि मैं 27 पूरे करवा दिया था। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये मैं पूरा करवा दिया था। 28वां सेट को करवाने जा रहे हैं। क्लियर है? आई होप आप लोग क्लास किए नहीं होंगे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से पिछला क्लासेस जाके आप लोग देख लीजिए। मैं इससे पहले वाला क्लासेस को पूरे करवा दिया था। ठीक है, तो इस सेट नंबर 28 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, हाँ नंबर 28 होगा। इससे पहले 27 नंबर सेट को मैं पूरे का पूरे बता दिया था विद 100 क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। यदि स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? फ्रेंड्स, लिख रहा आप लोग का, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बॉय मान लेते हैं, गर्ल्स मान लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, लड़कियों की कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या से 20% अधिक है, तो बॉयज़ का देखिए यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? 6:5 आएगा। क्लियर है? तो बोल रहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 6:5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट अधिक होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग रिलेशन को सेव करेंगे। देखिए, ए बी है आप लोग का, ठीक है, फिर बी और सी के बीच रिलेशन लिख रहा, फिर सी और डी के बीच रिलेशन लिख रहा। लास्ट स्टार्ट करते लिख रहा क्या, देखिए, यदि सी डी से 20% अधिक है तो देखते हैं क्या लिख रहा है। सबसे पहले ए बी में आता है, तो ए बी से 25% अधिक है। ये मान लीजिए 100 है, तो ये क्या आप लोग 125 होगा। आई थिंक इसको तोड़िएगा तो 5 रेशियो क्या आएगा? 4 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, बी जो है सी से 30% कम था, बी जो है सी से 30% कम था, तो फ्रेंड्स ये आ गया आप लोग 100 है, तो इसको क्या करेंगे 70 कर देंगे, क्योंकि दोनों में कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर ए बी सी का रेशियो निकालते हैं, आई थिंक फ्रेंड्स अगर हम लोग ए बी सी का निकालेंगे तो 7×5 = 35 हो गया, फिर 7 चौक क्या हो गया? 28 हो गया, फिर देखेंगे 10 चौक 40 हो गया। आई थिंक यहाँ पे निकालिएगा तो 35, 28, 40 हो गया रेशियो। क्लियर है? ये आप लोग का ए बी सी का हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, अगेन आई रिपीट, हम लोग को डी से बोला तो लिखा सी डी से 20% अधिक है। आई थिंक फ्रेंड्स सी का जो लिख रहा डी से 20% अधिक लिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि डी को हम लोग 100 मानते हैं, तो ऑलमोस्टली सी का क्या होगा? 120 होगा। रेशियो में लाएंगे तो आप लोग ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लीजिए 6 पे यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे। अब आप लोग तोड़िए, तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो 6 को सबसे पहले 35 को 6 से गुना करेंगे, तो 35 को 6 से गुना करेंगे तो टोटल आएगा 210 आएगा। क्लियर है? एक आ गया बी के लिए। तो 28 को 6 से गुना करेंगे तो 8 × 48 हो गया, फिर 6 दूनी 12, 12 × 16, यानी कि कितना 168 आ गया। अगेन 6 को हम लोग गुना करेंगे 40 से तो 240 आएगा। और लास्टली आप लोग 40 को 5 से गुना करेंगे तो ऑलमोस्टली कितना आएगा? 200। और आप लोग का बोला ए डी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए डी से देखिए कितना 10 रुपये अधिक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 10 कर देंगे। अब कंपेरिजन तो किसका कर रहा था? ए से, तो ए का वैल्यू कितना था? 210 था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 210 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। क्लियर है? अब देखते हैं, तो यहाँ पे अल्टीमेटली सॉरी ए लिख रहा ए डी से, तो मैं यहाँ पे डी लिख रहा ना, डी से बोल रहा, तो डी का वैल्यू कितना था? 200 था, तो गुना करेंगे 100, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो 2 का पावर में 10 कितना हमारा 5 बार में आता है, तो राइट आंसर आएगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 25 रुपये प्रति केजी और 40 रुपये प्रति केजी कीमत वाले 2 प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण की कुल केजी क्या होगा? कुछ नहीं करना, सिंपल अर्थ है, आप लोग को 25 केजी है ना, तो सबसे पहले टोटल 25 केजी वाला है, इसका 3 है। ठीक है? अगेन आई रिपीट, 40 केजी वाला कितना है? 2 है। अब टोटल देखेंगे तो 3 2 कितना था? ये 5 था। हम लोग सॉल्व करेंगे, 25 दिया क्या होता है? 75, 75 और 80 को जोड़ देंगे तो ऑलमोस्टली फिर क्या आएगा? 155 आएगा। 155 को लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 131, सॉरी केवल 31 आएगा, तो राइट आंसर जाएंगे तो 31 रुपये आएगा, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये।
चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो इस टाइप्स का मैथ्स को मैं बताया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। क्रमशः 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। देखिए आप लोग को मैं ट्रिक से बताया था और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलता है, देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बोलता है, सबसे पहले क्या कि दोनों का जो त्रिज्या होता है सम करके, तो 3 दू क्या हो गया 5 हो गया। अब इसका डिस्टेंस कितना लिखा 13। आप बताइए 5 12 यहाँ पे 13 है, सॉरी 13 है और 5 है, तो फ्रेंड्स एक ट्रिपलेट याद होगा, 5 12 13 के याद होगा, तो अल्टीमेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर ट्रिपलेट याद है तो। अब वैसे फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ काट का क्षेत्र या लंबाई निकालना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं माइनस ये दोनों का जो यानी रेशियो यानी रेडियस है, दोनों का सम को हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, यानी आर प्लस आर का होल स्क्वायर करेंगे। तो डी का वैल्यू 13 था, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, माइनस आर प्लस आई 3 दो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 हो गया। अब क्या करें 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली 144 बचेगा। 144 किसका वैल्यू था 12 का, तो राइट आंसर करेंगे फ्रेंड, तो 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। लेकिन मैं अगेन आई रिपीट बोलता हूँ, सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए अनुप्रस्थ में बोलता है तो तीनों को 3 2 5 हो गया, यहाँ आप लोग को 13 था, तो ट्रिपलेट का यूज करके यहाँ पे राइट आंसर 12 कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 12 8 20 होता है, 30 होता है, 30 को 2 से भाग दिए 15 हो गया, माइनस ये 11 प्लस 16 चौक क्या होता है 64, माइनस यहाँ पे 28 करेंगे, माइनस यहाँ पे 13, यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो -3 आएगा। क्लियर है। अगर हम लोग फिर से गुना करेंगे तो फ्रेंड टोटल कीजिएगा ना, तो आप लोग का 1 आ जाएगा आंसर। क्या आएगा 1 आएगा। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम हो जाती है और इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो लॉन के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए आप लोग को क्या करना है, लंबाई चौड़ाई में 8% की कमी होती है और लंबाई में वृद्धि हो रहा है 8% का, प्लस माइनस माइनस होता है। 8 को गुना किससे करेंगे 15 से, बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। आप सॉल्व कर लीजिए ना, तो 15 में से 8 गया क्या बचेगा 7 बचेगा, माइनस यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 25 बार में करेंगे, फिर 5 दिए 15 हो गया, यहाँ पे 5 बार, तो 5 3 दूनी 6, 6 को 5 से भागा देंगे तो अल्टीमेटली 1.2 बचेगा। यहाँ पे आप लोग का ये था, तो 7 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो 5.8 बचेगा, यानी 5.8% इज द राइट आंसर। तो 5.8% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नीवल राष्ट्रीय उद्यान का क्या उपयोग है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नीवल राष्ट्रीय उपयोग, नीवल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रति व्यक्ति आय की गणना में उपयोग किया था। तो हमेशा याद रखें नीवल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रयोग करते हैं प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। याद फिर से अगेन आई रिपीट, नीवल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए उपयोग करते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पूरे का पूरे यहाँ पे ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरे का पूरे क्लियर हो जाए। अल्टीमेटली आप लोग पढ़े भी होंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर भारत का आप लोग मैप बनाते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग बनाते होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पश्चिमी और पूर्वी तट के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले पश्चिमी तट में यहाँ पे आप लोग जानते हैं गुजरात आता है, यानी GMG याद कर ले। यहाँ पे जी हो गया, M फॉर महाराष्ट्र आता है, फिर आता है गोवा आता है, GMG फॉर कर्नाटक है, फिर केरल आता है, ये आता है। अब सारे का नाम मैं आप लोग को याद करवा देता हूँ, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा गुजरात, तो ये देखिए गुजरात का मैदान देखिए पश्चिमी तट के 4 भाग, पश्चिमी तट के मैदान को कुल 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले होता है गुजरात का मैदान, तो गुजरात का जो मैदान होता है गुजरात का तलवटी क्षेत्र होता है, यानी गुजरात का तलवटी क्षेत्र को गुजरात का मैदान बोलते हैं। एक होता है कोंकण का तट, तो दमन एवं गोवा के बीच, देखिए ऑलमोस्टली आप लोग को पता है महाराष्ट्र के बीच में ही क्या आता है दमन, तो दमन और गोवा के बीच में यहाँ का जो पार्ट्स होता है उससे हम लोग बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं कोंकण, इसको बोलते हैं। आई होप आप लोग को पता होगा। क्लियर है। अगेन आई रिपीट, गोवा और मैंगलोर के बीच में जो कि कर्नाटक बीच में आता है, इसके बीच जो भाग होता है उसे बोलते हैं हम लोग कन्नड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं कन्नड़ बोलते हैं, इसको हम लोग कन्नड़ लिख देंगे। ठीक है। और मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक, मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मालाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं मालाबार। इस टाइप से आप लोग को याद करना था, तो फ्रेंड इस टाइप से आप लोग को याद करना था। क्लियर है। ये आप लोग का हो गया पूरे का पूरा। क्लियर है। चलिए तो इस टाइप से आप लोग को पता करना था, वही बात करना चाहते हैं हम लोग इस टाइप से, यानी कि पूर्वी की पार्ट्स करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, पूर्वी में आप लोग याद कर लिए, यहाँ पे सबसे पहले बंगाल होता है, यहाँ पे उड़ीसा होता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होता है, यहाँ पे टी4 तमिलनाडु होता है। क्लियर है।
सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए ऊपरी जो पार्ट्स होता है इसे उत्तरी सरकार बोलते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु का जो पार्ट्स होता है इसे बोलते हैं कोरोमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी बढ़िया से याद किए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लोग लिख रहा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जानते हैं? तो अल्टीमेटली मैं आप लोग को बता दें, मध्य क्या बोल रहा था? कन्नड़ मैदान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्नड़ बोलेंगे। क्लियर है? कोंकण किसको बोलते हैं? तो कोंकण दमन और गोवा के भाग को मालाबार बोलते हैं। सबसे नीचे वाले पार्ट्स को मैंगलोर और कन्याकुमारी का कोरोमंडल था। तो मैं आप लोग को बता दिए पूर्वी पार्ट्स में आता है। ठीक है, चलिए उस चोल अभिलेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर मेखर अभिलेख होगा। क्या होगा? उत्तर मेखर अभिलेख होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, यानी उत्तर मेखर अभिलेख इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में लड़े हुए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिए, सबसे पहले 1857 में चिन्हट के युद्ध हुआ था। क्लियर है? चिन्हट का युद्ध हुआ था, और चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के सेना का जो नेतृत्व किया था हेनरी लॉरेंस ने किया था। हेनरी लॉरेंस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को यूज करेंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं चिन्हट के युद्ध को। तो फ्रेंड्स याद करें, चिन्हट को जो युद्ध हुआ था वह 30 जून को हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1857 को हुआ था। आप लोग शायद पढ़े होंगे। तो 30 जून 1857 को चिन्हट का युद्ध हुआ था। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में वैसा कुछ तो है नहीं, और इसके साथ साथ याद 30 जून को बस ये याद करें, 30 जून 1857 को चिन्हट का युद्ध हुआ था। क्लियर है? चलिए अब बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले याद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में ही प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ कुछ जगह को बता देना चाहिए। देखिए झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। वही बिहार की आरा जिला, तो बिहार के आरा की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जगदीशपुर के रहने वाले वीर कुंवर सिंह थे। क्लियर है? और वही बात करना चाहते हैं लखनऊ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए लखनऊ का किसका था। क्लियर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया था? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग का मेंस में क्वेश्चन आया था। ये मेरा ही पेपर में आया था, एनटीपीसी। आई थिंक जब मैं मेंस पेपर लिख रहा था ना एनटीपीसी का, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, रियली बता रहा हूँ। तो देखिए ये तारपा महोत्सव आया था मेंस में पेपर में। क्लियर है? तो तारपा महोत्सव ऐसे बनाया जाता है ये दादर एवं नगर हवेली में। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। मे भी पॉसिबिलिटी इस साल भी पूछ सकता है। तो दादर एवं नगर केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव को मनाया जाता है। क्लियर है? और याद रखें ये जो होता है एक चांदनी रात में दिया जाता है। कहाँ पे आते हैं? ये चांदनी रात में दिए जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और दादर एवं नगर हवेली में बरास रुवली त्यौहार भी मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है, इसके बाद हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो तारपा महोत्सव में बता दिया आप लोगों को। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो फ्रेंड्स याद रखें 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को पार किया था। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने झेलम नदी को पास करने से मना कर दिया था, यानी झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नहीं ना, सिकंदर की सेना ने, ये क्वेश्चन आता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मेरे से हो गया। अल्टीमेटली देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण भारत में युद्ध था राजा पोरस के साथ झेलम नदी के तट पे हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स याद रखिए सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण भारत में जो युद्ध हुआ था राजा पोरस के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन आता है, राजा पोरस के साथ हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? अगर क्वेश्चन आता है कहाँ पे हुआ था, तो राजा पोरस के साथ किस नदी पे हुआ था? तो झेलम नदी पे हुआ था। याद रखिएगा सिकंदर का सबसे बड़ा फेमस युद्ध जो हुआ था राजा पोरस के साथ हुआ था, ये झेलम नदी पे हुआ था। क्लियर है? एक पास हुआ था। और इसी दौरान सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। क्वेश्चन आता है कि किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। क्लियर है? और सिकंदर अपने सेना को मनाने में असफल होने पर 6 पंक्तियों में विजय वैदिक व्यास नदी तट पर बनाकर वापस लौटने का निर्णय लिया था। क्लियर है? चलिए इस चीज़ को याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगेन आई रिपीट, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो सबसे पहले किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को पास किया था। और इसका भारत के बीच जो लड़ाई हुआ था राजा टोरस के बीच में, किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम पे हुआ था। किस नदी को पार करने से मना किया था? तो व्यास। ये रीजनिंग है। तो देखते हैं, देखिए एम, तो एम का होता है 13, 13 3 16 3 19 3 22, 22 3 25, तो 25 में क्या होगा? वाई। तो वाई से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एन डी, देखिए इसको भी आप लोग को बनाना होगा एन, तो एन का लिख रहा है भी से, यानी कि 7 इंक्रीज कर रहे हैं,
यहाँ पे देखते हैं कुछ हमको अलग लग गया। देखते हैं सबसे पहले एन डी ई का बारे में देखिए, एन है आपका, ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो देखिए ई का अपोजिट भी होता है और डी का आई थिंक होता है डब्ल्यू होता है और एन का होता है एम। देखिए इस टाइप से किया, यानी इसको इससे किया, बीच में यहाँ रहने दिए। तो अगेन आई रिपीट, आप लोग को निकालना एक्स टी यू का निकालना, क्लियर है। तो यू का आप लोग को इस टाइप से करना, यहाँ पे टी का जी टी रोड होता है, यू तो फक करते हैं एफ यू हो गया। अब सी एक्स कर दिया, फुक हो गया और सी एक्स हो गया, क्लियर है। तो ऑप्शन एफ जी सी होगा, तो एफ जी सी यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको देखते हैं क्या लिख रहा, 16 का 64 लिख रहा। तो फ्रेंड्स 16 का पहाड़ा में 4 को गुना कीजिए, 64 आएगा, 23 चौक 92 हो गया, क्लियर है। अब इसको 64 को 5 से गुना करेंगे और उसी में 92 को भी 5 से गुना की 460 आएगा अगेन। तो उसी प्रकार देख रहा होगा आप लोग को। तो 15वां क्वेश्चन है, तो देखिए 10 चौक 40 हो गए, 40 को 5 से गुना करेंगे 2 से, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है, सभी पी क्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए सभी पी जो है ना, सभी पी को हम लोग क्या कर देंगे, क्यू मान लेंगे, क्लियर है। फिर लिख रहा है कुछ क्यू एक्स है, तो कुछ क्यू को हम लोग एक्स मान लेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा, सभी एक्स क्या लिख रहा है यहाँ पे पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स पहला लिख रहा आप लोग का, यहाँ पे मैं गलत हो गया था, देखिए फिर से करते, देखिए फिर से बता रहे, सभी पी क्या लिख रहा है, सभी पी क्यू है, फिर लिख रहा है कुछ क्यू एक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन, सभी एक्स पी है, सभी एक्स पी है, नहीं तो पहला कैंसिल कर देंगे, कुछ सभी कुछ क्यू एक्स है, कुछ क्यू एक्स है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन केवल 2 सही होगा। चलिए इसको बनाना है, देखिए इसको आप लोग बनाइएगा। तो देखिए जी आई, तो देखिए जी में 2 जोड़िएगा तो आई आएगा, फिर जे में 3 जोड़ी, जे क्यू, क्यू जे, तो क्यू का उल्टा क्या होता है, जे होता है, यानी कि पहला में 2 जोड़ रहे हैं। देखिए के होता है आप लोग का 11, 11 2 13 हो गया, एम का उल्टा एन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आर, तो आर में 2 जोड़े, आर एस टी, तो टी आएगा, डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्या को ज्ञात करना है। तो विषम को ज्ञात करना है, देखिए इसमें दोनों नीचे में है, इसमें देख रहे हैं, इसमें भी देखिए साथ में है, ये भी साथ में है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर इसमें देखिएगा ना, तो देखिए सारे में अगर आप लोग देखते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से, आप लोग देखिए ऑप्शन ए के विकल्प 1 को छोड़कर सभी विकल्प में अंदर वाली जो आकृति है, बाहर वाली आकृति को अलग अलग भुजा पे करता है, जबकि ए वाला देख रहे हैं एक ही पे कर रहा है। देखिए दोनों एक ही भुजा पे कर रहा है, इसमें देखिए एक इस पे कर रहा है, एक इसमें कर रहा है, इसमें देखिए एक इसमें कर रहा है, एक इसमें कर रहा है, लेकिन इसमें एक इसमें कर रहा है, एक इसमें अलग अलग कर रहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। उष्मा स्थानांतरण की किस विधि में उष्मा ऊर्जा चुंबकीय प्रेरण के रूप में स्थानांतरित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है उष्मा ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है ना, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो होता है विकिरण में होता है। क्या होता है, विकिरण। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, उष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में उष्मा ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो चालन विधि से जो ऊष्मा का जो ट्रांसफर होता है वो ठोस में होता है, क्लियर है। वही विकिरण में होता है आप लोग, इसमें निर्वात में भी होता है, क्लियर है। संवहन आप लोग जानते हैं ठोस और द्रव्य दोनों में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, किसी विलयन की मोलरता को किस इकाई में व्यक्त करते हैं। देखिए मैं क्लास 12th में पढ़ा था लीटी पानी, तो देखिए लीटी पानी याद किया था, मोलालिटी आप लोग पढ़े होंगे ना, तो मोलालिटी के लिए बोलते हैं लीटी पानी, यानी कि मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है। यदि वे दोनों एक परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं और इसे 48 दिन में पूरा करते हैं, तो सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिएगा ये राकेश है और ये आप लोग का सपना है, लिख रहा है राकेश की तुलना में सपना दुगनी कार्य करता है, नहीं एक है तो ये दुगनी कर दिए, क्लियर है। अब देखिए यदि वे दोनों परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि टोटल कार्य अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए एक साथ करते हैं तो इसका क्षमता 2 और 1 3 है, तो क्षमता गुना क्या करेंगे, दिन से गुना करेंगे तो कार्य आएगा। तो 2 और 1 3 आ गया, 3 को हम लोग किससे गुना करें, 48 से, तो 48 को 3 से गुना करेंगे, 8 × 24, 4 × 12 तो 14, यानी कुल कार्य कितना आ गया 144। तो सपना उस कार्य को अकेले कितना दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स अपना का आप लोग इफिशिएंसी देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिन में करेगा। तो ये देखिए आप लोग के सामने ये क्षमता था, ये क्या था, क्षमता था। तो देखिए यहाँ पे टोटल आ गया कार्य कितना आ गया, 144 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग को बोल रहा कितना दिन में करेगा, तो क्षमता का अपोजिट कर देंगे, होता है दिन के लिए। तो देखिए सपना की बात करें तो इसका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें उल्टा यानी इसका दिन 1 हो जाएगा तो इसका दिन 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सपना के लिए। तो 2 का पहाड़ा में 144 आता है 72 बार में, तो इसका राइट आंसर होगा 72 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ tan 71 डिग्री प्लस tan 19 डिग्री बटा 1 माइनस tan 71 डिग्री या tan 19 डिग्री। देखिए मैं आप लोग को बताता जब भी 71 19 यानी किसी tan थीटा में वैल्यू अगर दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। ये जो आप लोग को फार्मूला सूटेबल होगा tan a प्लस बी का फार्मूला पे। आई होप आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है देखिए मैं लिख देता हूँ tan। देखिए इस फार्मूला जो होता है tan आगे लिखते हैं, ठीक है, tan a प्लस tan b होता है। देखिए मैं लिख देता tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। यानी कि देखिए इसका फार्मूला लिख देता हूँ बढ़िया से ताकि आप लोग को याद है। इसके लिखते हैं tan a प्लस tan b। देखिए tan a प्लस tan b बाय लिखते हैं 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक इसका फार्मूला tan a प्लस बी का, तो tan कर देंगे। a का वैल्यू देखेंगे 71 था और b का वैल्यू कितना था 19 था। आप लोग खुद से बताइए tan है tan कर दिए। 71 और 19 क्या होता है तो 90 होता है। क्या होता है 90। अब tan 90 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनाइट होता है यानी अपरिभाषित होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा सीखने में ये क्वेश्चन। चलिए देखिए फ्रेंड्स जो मेरे पास नॉलेज है मैं पूरे भरपूर देता हूँ आप लोग के लिए। अगर आप लोग क्लास करते हैं बी ऑनेस्टली होके तो काफ़ी अच्छा चीज़ सीख सकते हैं हमसे। क्लियर है। एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। तो इस त्रिभुज का अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिए इस समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अब इसमें एक छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 है। तो देखिए इस 7 मान लें इसको, तो इसको क्या मानेंगे 24 हो गया। क्लियर है। तो हम लोग ट्रिपलेट का यूज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा 25 होगा। तो पूरा इस वृत्त में परित्रिज्या बनाते हैं। तो परित्रिज्या, तो फ्रेंड्स परित्रिज्या, परि यानी क्या होता है बाहरी से। तो देखिए परि का अर्थ होता है बाहर से, यानी कि बाहरी से त्रिज्या हम लोग बनाते हैं। देखिए ये आप लोग का आ गया परित्रिज्या आ गया ना। तो आप लोग बोला परित्रिज्या का वैल्यू क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए परित्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करें, जो हाइपोटेनस आता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हाइपोटेनस का वैल्यू 25 था। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली राइट आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वही अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोलता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी माइनस सी करते हैं, a प्लस बी माइनस सी बाय 2 करते हैं। ये होता है यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं a प्लस बी, यानी कि 24 साथ कितना होता है, आई थिंक 24 साथ कितना होता है 33 होता है ना। 33 में से हम लोग क्या करते हैं 25 को घटा देते हैं तो 8/8 यानी 4 हो जाता है। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को बनाना है आप ही लोग को। देखिए a का वैल्यू लिखा है √2 - 1 पर पावर क्यूब लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग अगर इसको बनाते हैं ना, देखिए 1/3 है ना, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से 3 से। तो ये आप लोग का a क्यूब का वैल्यू आ जाएगा √2 - 1। ठीक है। अब ये बच गया। अब हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक और वैल्यू निकालिए, a क्यूब का वैल्यू आ गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं 1/a क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए माइनस में तो अपोजिट करें तो प्लस हो, यानी कि √2 + 1 हो गया। ये दोनों आप लोग को आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। अब आते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन में आते हैं। तो हम लोग क्या करें a क्यूब माइनस, देखिए आप लोग इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े भी होंगे, अच्छे से जानते होंगे a क्यूब माइनस, देखिए a क्यूब माइनस 1/a, इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1a माइनस 1/a पर पावर 3 कर देंगे प्लस 3 इंटू a माइनस 1/a कीजिएगा। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाते हैं तो टोटल वैल्यू आ जाएगा -2। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ -2 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। कंसेप्ट मैं दे दिया हूँ। एक दुकानदार डेयरी उत्पादों पर 10% की छूट देती है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 420 रुपये के अंकित मूल्य वाले डेयरी उत्पाद के दुकानदार के लिए वास्तविक कीमत क्या होगी। जब भी आप लोग को इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। देखिए एक फार्मूला याद कीजिए MP/CP। MP/CP का तो लिखिएगा 100 प्लस, हाँ 100 प्लस प्रॉफिट होता है। क्लियर है। और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं, इस चीज़ को फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं, पुट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे MP का वैल्यू आई थिंक 420 लिख रहा था। आप लोग को वास्तविक कीमत निकालना, CP निकालना था। 100 प्लस P, तो P का वैल्यू था 20%, तो 100 पर यानी 120 आ गया। अब फिर डिस्काउंट आप लोग को लिख रहा तो यहाँ पे 90 कर देंगे। क्लियर है। अब 0 0 कैंसिल हो गया, ये 4 बार में आ रहा है, ये आप लोग का 3 बार में आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 4, यहाँ पे करेंगे 2 बार में कट गया, ये कितना बार में कट गया 210 बार में। ठीक है। अब 2 का पारा में 210 आता है 105 बार में, तो 105 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली 315 आएगा। तो फ्रेंड्स CP का अगर हम लोग देखेंगे वैल्यू तो आप लोग के बीच में जो आंसर आएगा वह 315 आएगा। क्या आएगा 315। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। एक ही जगह में 9 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती है। उस स्थान पर आने वाले एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज़ सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा।
देखिए आप लोग को बोला चाल से किस चाल से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति की चाल जब भी निकालने के लिए बोलता है ना, सबसे पहले समय का अंतर देखते हैं। ये 9 मिनट था और ये 8 मिनट और 48 सेकंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे। तो 9 मिनट में कुल कितना सेकंड होगा, तो हम लोग 9 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा देखते हैं। तो 9 को गुना करें यानी 540 हो गया। और वही 8 मिनट 48 सेकंड, तो 8 मिनट 8 छक्का 48 480 सेकंड हो गया, प्लस 48 जोड़ दिए। आई थिंक 8 8 16 यानी कि 8 यहाँ आ गया, 8 8 4 12 हो गया ना, यहाँ पे 518। अब दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बचे 10 में 60 या 2, फिर 3 में 2 यानी 12। तो यहाँ पे देख लें आप लोग को, यानी कि देखिए आप लोग को जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है चाल निकालना है ना, तो याद रखें चाल निकालने के लिए बोलेगा ना, जब भी व्यक्ति की चाल निकालने बोलेगा तो सबसे पहले समय का अंतर देखें। तो समय का अंतर कितना आ गया था, 12 आ गया था, क्लियर है, यानी 12 आ गया था, इस सेकंड में लाए थे। बट्टा हम लोग क्या करेंगे, शून्य वाला का समय देखें। तो शून्य वाला सेकंड 8 मिनट 48 सेकंड ले रहा था, यानी कि उसको मिनट में लाएंगे सेकंड में, तो 528 सेकंड हो गया। इनटू हमेशा इसको क्या करें, ध्वनि की चाल से गुना करेंगे। तो ध्वनि की चाल कितना होता है, 330 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब आप लोग इसको गुना कर लीजिए ना, तो इसको गुना कर 8 2 10 5 15। तो फ्रेंड इसको आप लोग गुना कीजिए, काट साट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग का जो वैल्यू आ जाएगा टोटल आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्लियर है। लेकिन हाँ इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा। फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, हेली धूमकेतु जो लास्ट बार दिखाया गया था 1986 में दिखाया गया था। आप बोलिएगा आप कैसे याद किए थे, क्योंकि 1986 में पर्यावरण संरक्षण हुआ था, इस तरह से मैं याद किया था। और ये जो होता है अगले 76 वर्ष बाद दिखाई देता, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, 2 हो गया 8 7 15 1 16 हो गया 0 2, यानी कि 2062 में दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 76 बार है तो 76 नहीं है, तो इससे 1 साल पहले कर दिया तो 2061 में होगा, क्लियर है। तो 2061 में दिखाई देगा, क्लियर है। अंतिम बार कब दिखाया गया था, तो याद रखें 1986 में दिखाई दिया था, प्रत्येक 76 साल के बाद दिखाई देता है ये। हम्पी साम्राज्य की राजधानी है, तो फ्रेंड्स याद रखें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, हम्पी है। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। अब बात करना चाहते हैं हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम्पी जो है ना वह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था हरिहर और बुक्का, देखिए हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर यह 1336 ईस्वी में किया था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब बताते हैं हम्पी, तो फ्रेंड हम्पी को यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल किया गया, ऑलमोस्टली आप लोग देखे भी होंगे जानते भी होंगे। इसे कब लास्ट में शामिल किया था, 1986 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, क्लियर है। बात करते हैं परमार वंश का, तो फ्रेंड देखिए परमार, तो परमार वंश के संस्थापक जो थे वो उपेंद्र थे। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका जो संस्थापक थे उपेंद्र राज थे, क्लियर है। तो उपेंद्र राज इसका संस्थापक थे, क्लियर है। इसकी राजधानी क्या था, धार नगरी था, क्या था, धार नगरी थे। वही बात करते हैं राष्ट्रकूट का, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे दंती दुर्ग थे, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना, कौन थे, दंती दुर्ग थे, क्लियर है। और इसकी राजधानी क्या था, मान्यखेत थी। वही बात करना चाहते चोल का, चोल वंश का संस्थापक थे विजयलाल थे, क्लियर। और इसकी राजधानी तंजौर थी। चलिए धूपगढ़ का सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है पूरा एनटीपीसी लायक है ये। तो धूपगढ़ की सर्वोच्च जो चोटी होती है ना वो कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स याद रखिए ये जो होगा आप लोग का सतपुड़ा में होती है। कहाँ पे होती है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो होता है आप लोग का धूपगढ़ होती है। तो धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी सतपुड़ा श्रेणी की होती है, सतपुड़ा श्रेणी की होती है, क्लियर है। अब कुछ एक्स्ट्रा सबसे पहले बात करना चाहते हैं सतपुड़ा श्रेणी है कहाँ पे, तो फ्रेंड्स याद रखिए आप लोग का मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ पे आता है, ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की श्रेणी आता है, क्लियर है। और यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। बातें करना चाहते हैं धूपगढ़ की लंबाई क्या है, तो ऊंचाई इसका 1350 मीटर है। कितना ये 1350 किलोमीटर है ये। और धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है, क्लियर है। चलिए इतना काफ़ी आप लोग के लिए। बात करना चाहते हैं अरावली का, तो अरावली के सर्वोच्च जो शिखर होता है उसको नाम बोलते हैं लोग गुरु शिखर। क्या बोलते हैं, गुरु शिखर, यानी अरावली का जो सर्वोच्च शिखर उससे बोलते हैं गुरु शिखर। इस चीज़ को भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है। बात करना चाहते हैं पश्चिमी घाट के, तो पश्चिमी घाट को फ्रेंड्स याद रखिए सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं, क्लियर है। चलिए और वैसे कुछ तो इसमें है नहीं। चलिए अब बात करना चाहिए विंध्य पर्वत, तो देखिए विंध्य श्रेणी के सबसे ऊंची जो चोटी होता है उसे बोलते हैं गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुडविल शिखर बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अजंता की गुफाएं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, कहाँ पे ये, महाराष्ट्र में। अब मेरा माइंड में ये स्किप कर रहा कि अजंता की गुफाएं को यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल किया गया था। आई थिंक लगता है 1983 में इसको भी शामिल किया गया था, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं क्योंकि गलत है। एलोरा की गुफाएं 1983 में हुआ था, अजंता में मैं कन्फ्यूजन हूँ, इसलिए मैं देख के बता दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए आप लोग को ऑलमोस्टली पढ़े होंगे
कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो लगातार आप लोग को 4 को याद करना पड़ेगा, 1885, 1886, अगेन आई रिपीट 1887, फिर 1888। ये 4 को आप लोग याद कर लीजिए कहाँ पे हुआ था, कौन कौन अध्यक्ष थे। इसके लिए कोई ट्रिक है, आप लोग क्या महीना चल रहा, मई महीना चल रहा है, तो अभी हम लोग बक ज़्यादा रहे हैं, तो देखिए बक मई याद कर लीजिए, बक मई से याद कर लीजिए ना, आप लोगों को सब क्लियर करवा देंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए 1885 का जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, वही 86 का कलकत्ता में हुआ था, और 87 का हुआ था मद्रास में हुआ था, और 88 का इलाहाबाद में हुआ था। क्लियर है। और जो मुंबई का जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है। WC बनर्जी ने किया था। क्लियर है, सॉरी WC बनर्जी ने किया था, हाँ वेमेश चंद्र बनर्जी। और सेकेंड हुआ था कलकत्ता में, तो कलकत्ता में जो हुआ था दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि पारसी अध्यक्ष थे। क्लियर है। अब मद्रास में जो हुआ था वह बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, और इलाहाबाद में जो हुआ था वह पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल ने किया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं दादा भाई नौरोजी से, तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए इसका आंसर तो मैं बता दिया आप लोग को, दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कांग्रेस दिया था। इससे पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। 1885 में इसका नाम कांग्रेस किया गया था। क्लियर है। तो इसमें कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह होता है, तो कांग्रेस शब्द दिया था दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर है। अब देखिए यह कुल 3 बार अध्यक्ष बने। फर्स्ट टाइम बने थे 1886 में, अगेन आई रिपीट, सेकेंड टाइम बने थे 1893 में बने थे, और लास्टली ये बने थे 1906 में बने थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं नेक्स्ट का, तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद बने थे। आई थिंक सबसे लंबे समय तक ये नहीं थे, मैं कंफ्यूज किया हूँ, सबसे कंफ्यूज ये बने था 1940 के समय यही बने थे, यानी कि 40 से लेकर डायरेक्टली 1946 के टाइम में अबुल कलाम आज़ाद ही थे, अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और सबसे यंग के रूप में भी यही बने थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी मैं आप लोग को बता दिया हूँ कब थे, पहला मुस्लिम थे 1987 में बने थे। क्लियर है। और सेकेंड मुस्लिम की बात करना चाहते हैं तो 1896 में बने थे रहीमतुल्लाह, जिसके शासनकाल में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। क्लियर है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन से इतना मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे मेरे चैनल से बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा। चलिए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या, देखते हैं विवाह या, देखते हैं क्या लिख रहा है, विवाह या क्या लिखा है, विवाह या उसमें सुधार की कोई संभावना ना हो तो आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय लेगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या उसमें सुधार की कोई संभावना ना हो तो उसका आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकते हैं। क्लियर, ये था। तो आर्टिकल नंबर कितना था, 142 था, 142। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 142 के तहत हाईकोर्ट को ऐसे डिग्री या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान दी गई है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद विवाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 136 सबसे फेमस है। तो आर्टिकल नंबर 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाजत देता है। ठीक है। 32 तो आप लोग सबसे इजी है, आप लोग जानते हैं। 32 नंबर आर्टिकल को संविधान का संवैधानिक उपचार बोलते हैं, यानी कि रिट जारी किया था। क्लियर है। इसके साथ साथ इसे आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा हृदय बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 से तहत फ्रेंड्स याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति उपबंध है। क्लियर है। चलिए कुछ और भी इसमें कुछ तो होता है। देखिए सबसे पहले कुछ और मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक आर्टिकल नंबर 137। तो आर्टिकल नंबर 137 जो होता है निर्णयों या आदेशों को उच्चतम न्यायालय के विशेष इजाजत से संबंधित होता है। वही आर्टिकल 138 की बात करना चाहते हैं तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि संबंधित होता है। वो 139 की बात करना चाहते हैं कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय में प्रदत्त किए जाने की संभावना होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए आई होप मजा आ गया होगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट की 52वें CJI कौन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय अस्थायी समितियों का कार्यकाल वर्षों का होता है। तो देखिए संसदीय अस्थायी समितियों का जो कार्यकाल जो होता है ना वह 1 वर्षों का होता है। कितना वर्ष का होता है, 1 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, इसके बारे में ध्यान से सुनेगा। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा ना मोटे तौर पर संसदीय समिति 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी समिति, एक होता है तदर्थ समिति। क्लियर है। अब
अब देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। देखिए प्रतिवर्ष लोक लेखा समिति के सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं प्राक्कलन समिति का। तो फ्रेंड्स प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों से होता है। क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन, आप लोग बताइएगा। आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखना होगा आप लोग का प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है। एक होता है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ लोक लेखा समिति, देखिए एक होता है लोक लेखा समिति। देखिए दोनों चीज़ को मैं बता रहा हूँ। एक होता है लोक लेखा समिति, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड आप लोग को पता है लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहले लोक लेखा समिति के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए लोक लेखा समिति, आई होप पढ़े होंगे। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसे 2 भाग में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 15 जो पार्ट होते हैं वह लोकसभा से आते हैं और 7 जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। क्लियर है। वही प्राक्कलन समिति में सारे सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में जो जितने सदस्य होते हैं सारे लोकसभा के होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं करंट अफेयर में आऊँगा तो आप लोग को लोक लेखा समिति और जितने अभी मैं लास्ट में आऊँगा तो जितने अपॉइंटमेंट हुआ मिनिस्टर का सारी को मैं डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है। चलिए नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम लोग जो बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है, नमिता प्रिया से लंबी है। तो मान लीजिए नमिता जो है ये प्रिया से लंबी है, लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, यानी कि फिर माधुरी सबसे लंबा हो गया। रीना नमिता से लंबी नहीं है, रीना जो है ना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। तो फ्रेंड यानी कि देखिए इसका कहने का अर्थ है रीना जो है, रीना सबसे छोटी भी नहीं, यानी कि यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या लिख रहा, इसमें से तीसरा सबसे लंबा कौन रहता है। देखिए पहला सबसे लंबा एम हो गया, सेकेंड में एन हो गया, आर अच्छा, यानी कि पहला हो गया एम फॉर माधुरी, सेकेंड में हो गया नमिता, थर्ड में हो गया रीना, चौथा में हो गया पी। तो तीसरा में आप लोग का नमिता आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि इसमें चलेंगे तीसरा में आया था रीना आया था, तो रीना को आंसर करेंगे। देखिए अगेन आई रिपीट, सबसे पहले माधुरी हो गया था, फिर नमिता आया था, उसके बाद हम लोग रीना को लिखे थे, फिर की लिखेंगे प्रिया को लिखेंगे। ठीक है। चलिए आप लोग को बताना होगा ई क्वेश्चन को, वह विकल्प ज्ञात करिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए 243 का लिख रहा 23 पर पावर 4। फिर तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए 23 पर पावर 4 है ना, तो देखिए 2 यहाँ पावर को यहाँ पे लिख दिए, 4 स्टेप से किए हैं। तो उसी प्रकार 100, देखिए इसमें क्या करते हैं, 2 को रहने दिए, एक ऊपर में कर देंगे, यहाँ 2 रहने दिए, 61 यानी 61 पर पावर 1 हो जाएगा ना। हाँ 62 पर पावर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन है सॉरी 61 पर पावर फिर 2 हो जाएगा, तो 61 पर पावर 2 यानी 32 का ऑप्शन नंबर डी को कर देंगे। ये क्वेश्चन को बनाना है। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए एड्रेट का अर्थ लिख रहा है एड्रेट, तो एड्रेट का अर्थ लिखा 3 4 का भाई है, यानी कि देखिए एल जो है ना एम का भाई है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए एल मान लीजिए एल को एम का भाई बना दिए, यानी कि हम लोग प्लस कर दिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर डॉलर का अर्थ लिख रहा है 3 जो है 4 की बेटी है, यानी कि एम जो है ना एन की बेटी है। आई थिंक इसका एन जो है यानी ये बेटी है। तो फ्रेंड्स यानी एम का अगर जेंडर निकालें तो ये नेगेटिव हो गया। हैच का लिख रहा अर्थ लिख रहा 3 4 की पिता है, यानी कि देखिए एन जो है ना ओ का पिता हो गया, एन जो है ओ का पिता, यानी कि इसका पापा हो गया, यानी दोनों भाई बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। अब देखिए प्लस लिख रहा, प्लस का अर्थ आप लोग को लिख रहा प्लस कहाँ गया, हाँ 3 4 का पुत्र है, यानी ओ जो है ना पी का पुत्र है, ओ जो है पी का पुत्र है, यानी एन और ओ दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो यहाँ पे ये पुत्र है, यानी इसका जेंडर क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर है। अल्टीमेटली ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस हो गया। ठीक है। अब लिख रहा प्लस के बाद यहाँ पे लिख रहा, तो यहाँ पे देखिए माइनस में लिख रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे क्यू को ले लेंगे। ठीक है, यानी कि बेटी होगी, यहाँ पे प्लस में ले लिए। अब आप लोग को लिख रहा हैच, हैच का अर्थ लिख रहा 3 यानी पिता, यानी कि क्यू जो है ना आप लोग को आर का पिता है, तो यहाँ पे आर का पिता को बना दिए। ठीक है। तो अब बताइए आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन लिख रहा है एम का आर से किस प्रकार संबंधित है, एम का आर से। तो देखिए ये आप लोग का एम है, अब आर कहाँ है, ये है, तो एम का आर से रिलेशन देखेंगे, तो एम का आर से रिलेशन देखेंगे तो अल्टीमेटली ये बुआ हो जाएगी। क्या होगी, ये बुआ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द एवरेस्ट के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द के दूसरे अक्षर से दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा। सबसे पहले क्या करना है, एवरेस्ट लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ई लिखेंगे, फिर आप लोग को भी लिखेंगे, EREST करेंगे। देखिए एवरेस्ट लिख लिए, अब हम लोग इसको सजाते हैं। देखिए एवरेस्ट स्टर को हम लोग सजाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर ई करेंगे, फिर आप लोग के सामने ई करेंगे, फिर करेंगे ई करेंगे, उसके बाद हम लोग आर करेंगे, फिर एस करेंगे, फिर टी करेंगे, भी करेंगे। ठीक है। और आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा,
तो सजाएं तो दूसरे अक्षर से दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा, तो दूसरे अक्षर दाएं से, यानी कि देखिए दूसरे अक्षर से दाएं के दूसरा कौन होगा, तो अल्टीमेटली आर होगा। देखिए दूसरे अक्षर टी था ना, इसके दूसरा क्या होगा, आर हो गया ना, तो राइट आंसर करेंगे आर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए आ चुका आप लोग के लिए क्वेश्चन 37 को रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग खुद बताइएगा। ये सब सारी क्वेश्चन को खुद से कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आरएनए अणु प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ले जाता है यानी कि ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर आरएनए होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, याद रखिए ट्रांसफर आरएनए अणु प्रोटीन संश्लेषण से अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले आता है। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए बातें करना चाहते हैं, इसमें जो दिया है सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अणु जो होता है प्रोटीन संश्लेषण से अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले आता है। ठीक है, बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं अमीनो अम्ल से बनाती है। ठीक है, बात करना चाहते हैं एमआरएनए का। तो देखिए एम फोर होता है मैसेंजर, तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को राइबोसोम तक ले आता है। यानी कि देखिए मैसेंजर जो है ना, एम से होता है मैसेंजर, तो फ्रेंड मैसेंजर डीएनए के मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए से, यानी इसका कार्य क्या होता है, देखिए डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को ये राइबोसोम तक ले आता है। क्लियर है, एम फोर होता है मैसेंजर, यानी मैसेंजर को ले आता है। क्लियर है, जहाँ पे अब बात करना टी नहीं दिया, देखिए टी वाला तो मैं बता दी ट्रांसफर, तो अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक कौन ले आता है, ये बता दिया हम आरएनए। तो आर देखिए आर वाला होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो आरएनए जो करता है वह राइबोसोम का मुख्य संरचनात्मक और उत्प्रेरक घटक होता है। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। बातें करना चाहते हैं आरएनए, देखिए प्रोटीन के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रोटीन का जो सबसे छोटी यूनिट होता है वह अमीनो अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है CH2 क्या होता है भूल गए, CH2 क्या होता है भूल गए, CH2NOOH होता है। अमीनो अम्ल का सूत्र क्या होता है मैं भूल गया, NH2COH होता है शायद, NH, हाँ सही आ गया, NH2COH होता है, ये अमीनो अम्ल का सूत्र होता है। क्लियर, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होता है। बात करना चाहते हैं आरएनए का। तो फ्रेंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप लोग के बॉडी में स्टेप से ही रहता है। क्लियर, यानी एकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड जो होता है, देखिए सबसे पहले ए या टी डबल बॉन्ड में, AU डबल बॉन्ड में होता है, और CG ये आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड में होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिए मानव जीनों का मुख्य उद्देश्य का रचना है मानव जीनों में सभी जीनों की पहचान और अनुक्रम करना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ये रहा 40 क्वेश्चन, कैसा लगा आप लोग बताइए। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 41 नंबर आ गया ना, 40 का बाद 41 होता है, गणित हम भी भूल गए। देखिए एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस है, दोनों है। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गैस या भैंस नहीं है। कुछ नहीं करना, इसको आप लोग सेट्स थ्योरम अगर आप लोग पढ़े हैं या फिर सेट्स थ्योरम पढ़े तो बना सकते। देखिए मान लीजिए आप लोग का गाय के लिए शो कर रहा है। क्लियर है, अब एक और मान लेते हैं, ये मान लीजिए कि आप लोग का भैंस के लिए शो कर रहा है, दोनों जहाँ पे इंटरसेप्ट करके दोनों के लिए करता है। अब देखिए बैठाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा दोनों कितना परसेंट था, दोनों था 15%, तो हम लोग दोनों के लिए 15% कर दिए। यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया 15। अब देखिए ये मान लीजिए गाय के लिए थे, यानी काऊ के लिए थे, और ये किसके लिए था, भैंस के लिए था। भैंस को पहले बोलते हैं ना, ठीक है। अब बताइए 60% के पास गाय था, जिसमें 15% दोनों पास था, तो 60 में से 15 घटाएंगे तो और स्पेशल काऊ किसके पास हुआ, 15 पास, 45 पास हुआ। भैंस किसके पास था, टोटल 30 पास था, तो 15 मिक्स में था, तो यहाँ पे क्या बचा, स्पेशल 15 पास बचा, भैंस ने। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पूरा विश्वास है मुझे। तो वो रहा आप लोगों का क्वेश्चन में, गांव में कुल 960 परिवार है, तो कितने परिवार के पास गैस या भैंस नहीं है। सबसे पहले हम लोग कुल निकालेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगर काऊ के लिए निकालते हैं, देखिए आप लोग को सामने जो मैं बता रहा हूँ बेस्ट बता रहा हूँ। ये 45 है, तो हम लोग सबसे पहले 45% करेंगे। क्लियर है, फिर यहाँ पे 15% है, तो 15% करेंगे। अल्टीमेटली फिर आप लोग का 15% दिख रहा, तीनों को सम कर देंगे तो कुल आ जाएगा 15, 45, 60, 15 क्या होता है 75, तो यहाँ पे आ गया 75% आ गया। ठीक है, यानी कि 75% कुल आ गया। क्लियर है, और हमें उन परिवारों की संख्या निकालना जिनके पास गाय या भैंस नहीं है। तो देखिए 75% पास जब है, 100 में 75% पास लोग है, तो नहीं कितने पास होगा। आगे देखिए कुल परिवार कितना था 960, अब 960 में 75 पास था, तो कितना पास नहीं होगा, 25 पास नहीं होगा, तो 25 बटा क्या करेंगे 100। अब 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 होगा। 4 का पारा में 960 कितना बार में आता है, 240 बार में। तो राइट आंसर करेंगे तो 240 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए
ये क्वेश्चन है, आप लोग को क्वेश्चन है ये बनाना होगा। तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा ना, कुछ नहीं, अगस्त 2011 देखिए, अगस्त 2001 और अक्टूबर 2001 में आयोजित परीक्षाओं में मिलाकर छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या क्या होगा। देखिए अगस्त 2001 में, तो अगस्त में जानते हैं तो कितना 370 लिख रहा, और अक्टूबर में 385 लिख रहा, ठीक है। अब इसका लिख रहा परीक्षाओं में, आयोजित परीक्षाओं में मिलाकर कुल छात्र अंकों की प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए, तो एक का कितना लिखा, 370 लिख रहा था, फिर 385 लिख रहा था। आई होप क्लियर होगा। अब दोनों का जो पेपर जो चल रहा था, कुल अंक कितना चल रहा था, 500 का। तो फ्रेंड्स इसका भी 500 आप लोग लिख दीजिएगा, और अगेन का भी हम लोग क्या करेंगे, 500। तो 370 और 385 को ऐड करके यहाँ पे डिवाइड करें, यहाँ पे 100 करेंगे, तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 75.5% आएगा। क्या आएगा, 75.5% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 25.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो n-1 कीजिएगा, r इंटू 100 कर दीजिए, ये फार्मूला होता है। आई होप पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिए 3 गुना बोला तो 3 में से 1 घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे, r कितना था 25, गुना क्या करेंगे 100 करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 गया, क्या बचा 2, 2 बटा क्या करेंगे 25, गुना क्या करेंगे फ्रेंड्स 100 कर देंगे। 25 का पार में 100 कितना बना, 4 बना, 4 दूनी क्या होता 8, तो यानी कि 8 वर्ष इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा। चलिए कौन सा अनुपात महत्तम है, तो फ्रेंड कौन सा अनुपात महत्तम है, तो महत्तम अनुपात निकालने के लिए क्या करें, सारे को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2/3 करेंगे तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 0.667 आ जाएगा। उसी प्रकार 1/5 को तोड़ेंगे तो यानी कि 0.20 आ जाएगा। 8/3 को करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2.2667 आ जाएगा। 7/4 को करेंगे तो कितना आएगा 1.75 आएगा। अब बोला कौन सा अधिकतम है, तो सबसे बड़ा अगर देखें तो 2.267 यानी कि 8/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। ये आप लोग को देखना है, खपत को निकालना है। इसमें टाइम टेकन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा नंबर देखते 46वां नंबर, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाला। तो देखिए कोई भी वोट होता था हमेशा कुल वोट होता हमेशा 100% होता, इस चीज़ को याद रखिएगा। जिसमें 80% ने वोट डाला तो यानी कि 80 यूनिट वोट डाला, ठीक है। अब लिखा जिसमें से 4% मत अवैध घोषित किया गया, ठीक है। तो 4% अवैध घोषित किया गया, तो एक उम्मीदवार को 15,360 पद मिले जो वैध मतों का 80% थे। तो मतों का कुल संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मान लीजिए कुल मत कितना था 100 मान लेंगे, ठीक है। अब इसका डाले गए मतों की संख्या 80% था तो हम लोग 80 निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे टोटल 80 यूनिट हो गया। अवैध मतों की संख्या यानी 80 में से क्या लिख रहा था 4% अवैध था, तो वैध करेंगे तो 4% माइनस कर देंगे, यानी कि 96% निकालेंगे। तो यहाँ से अगर टोटल कीजिएगा तो 76.8 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले उम्मीदवार को प्राप्त निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 76.8 है ना, तो इसका 80% निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालते हैं तो ये वैल्यू जो आप लोग के बीच में आएगा 15360 के बराबर आएगा, यानी कि 6144 यूनिट के बराबर आएगा। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आई थिंक देखिए 15360 था, इसको क्या करेंगे 6 पॉइंट यहाँ से इसको 100 से गुना कर देंगे, तो अल्टीमेटली 25,000 आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद तब हो गया। देखिए इसको मैच करना, आप लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो मिलाइए। देखिए आप लोग को रेलवे जोन को उसके मुख्यालय के अनुसार मिलाना है। सबसे पहले मध्य रेलवे जोन, तो फ्रेंड मध्य रेलवे जोन रहता है माँ से मध्य, माँ से मुंबई है ऑप्शन में। तो माँ से मध्य, माँ से मुंबई, मैं इसे याद करना, तो माँ से मध्य, मध्य से मुंबई, पहला का बी हो गया। उत्तरी का, तो उत्तरी रेलवे में ना हमेशा नई दिल्ली आएगा, तो नई दिल्ली कर देंगे। क्लियर है। पूर्वी, तो पूर्वी में हमेशा कोलकाता आएगा, सही है। दक्षिण में चीन आ गया, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। यानी कि पहला का बी हो जाएगा, यानी बी लिखिएगा, सेकेंड का ए, बी ए, फिर क्या करेंगे डी, बी ए डी सी करें, बी ए डी सी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, यानी कि बी ए डी सी, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है। देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए बुध इंटरनेशनल सर्किट ये नोएडा में है। कहाँ पे, ये नोएडा में है, तो याद रखिए नोएडा में है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक वर्ष में किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड एक महिला हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार की बात करना चाहते हैं, तो याद रखें 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था सबसे पहली बार, ठीक है। तो 1961 में दिया गया था। किसको मिला था, तो अन्ना लक्ष्डेन को मिला था। क्लियर है। अब आप लोग को बताना चाहता हूँ अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी किया गया था 1961 से ही मिला था। क्लियर है। चलिए अब हाँ, इस वर्ष शायद
ध्यानचंद अवार्ड 5। हाँ देखिए, इस बार जो अवार्ड मिला ना, 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? आई थिंक पहला प्रवीण कुमार को मिला है, सेकंड मिला मनु भाकर को मिला है। देखिए पहला मिला प्रवीण कुमार को, पीके लिख दिया हूँ। सेकंड लिखा है मनु भाकर को, भी कर दिया हूँ। आई थिंक अगला मिला आप लोग को, देखिए एक डी गुकेश को मिला, डी गुकेश को मिला है। और एक मिला फुटबॉल यानी हरमनप्रीत कौर को मिला। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग बात करा, ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बताना चाहते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए जो पहला वाला होता है यानी इलाहाबाद हल्दिया खंड, ये अभी तक यानी 2024 तक भी सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग की जो स्थापना हुआ था 27 अक्टूबर को हुआ था। देखिए मैं लिख देता हूँ, 27 अक्टूबर 1986 को हुआ था। ठीक है, 86 को हुआ था। हाँ, इसका मुख्यालय नोएडा में। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किससे है? तो इलाहाबाद से। देखिए इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक होता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर होता है, यानी 1620 किलोमीटर होता है इलाहाबाद से हल्दिया। वही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करना चाहते हैं तो ये सदिया से धुबरी तक होती है, यानी कि सदिया से धुबरी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होती है। इलाहाबाद से हल्दिया जो थी आप लोगों का गंगा नदी का, तो सदिया से धुबरी जो था इसकी लंबाई 891 किलोमीटर था। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? वही याद रखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ना गंगा, भगीरथी, हुगली नदी के तंत्र से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अब वही यानी जलमार्ग 3, तो जलमार्ग 3 जो था कोल्लम से कोट्टापुरम होता है, कोल्लम से कट्टापुरम होता है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर होता है। आई होप अगर आप लोग पढ़ें तो सारी चीज़ को मैं एक जगह पे रिविजन करवा दे रहा हूँ। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस जगह पे भेजा था? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। क्लियर है? और रक्षित को झारखंड भेजा था। रक्षित, देखिए मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं झारखंड का जीएस पढ़ा हूँ ना, तो रक्षित को कहाँ भेजा था? तो हमारा राज्य झारखंड बैठ जाता। ठीक है, झारखंड भेजा था। क्लियर है? तो राइट आंसर करेंगे तो इसको कहाँ भेजा था? श्रीलंका। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन कर देता है। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं, देखिए आप लोग को पढ़े होंगे, बाऊ पढ़े होंगे। देखिए बाऊ, देखिए B4 होता है बिंदुसार, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, अशोक का उदयन था। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। क्लियर है? और क्या बाकी आपके इसके बारे में नहीं बताएंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने के लिए लखनऊ गए था? तो फ्रेंड यहाँ पे नेता की बात करें, देखिए नेता की बात करा ना, तो याद कीजिए राजकुमार शुक्ला गए थे, राजकुमार शुक्ला गए थे। क्लियर है? तो चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने के लिए राजकुमार शुक्ला लखनऊ गए थे। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। पहली बार ये जो मिले थे महात्मा गांधी थे 1916 में मिले थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार मिले थे। क्लियर है? इसके बाद भारत में सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग किया गया था 1917 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर है? अब और क्या, और याद रखिएगा इसमें राजेंद्र प्रसाद की भूमिका थी, यानी कि महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे इसमें। ठीक है? अब इसी में याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान बत्तख मियाँ, ये क्वेश्चन बीपीएससी के मेंस में आया था। तो बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई। तो क्वेश्चन आता है गांधी जी का जान किसने बचाया था? तो बत्तख मियाँ, ये याद रखिए बत्तख मियाँ। आप लोग अगर देखते होंगे ना अगर पॉलिटिक्स, तो आप लोग देखे होंगे तेजस्वी यादव ने इस चीज़ को बताया भी था। तो बत्तख मियाँ ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में जान बचाए थे, बत्तख मियाँ। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को पाँचवा का विपरीत बताना। देखिए पाँचवा का सबसे पहले 8वां हो जाएगा, यानी 5 का अगर कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8 हो जाएगा। वही 6 की बात करना चाहता तो ये बाहर है तो इसका भी बाहर होगा, यानी x हो जाएगा। वही 9 का देखेंगे तो 7 होगा, 9 का होगा 7 होगा। इस टाइप से चलता है। ठीक है? तो 5वां का क्या करेंगे? 8वां करेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा, तो 53 का राइट आंसर डी कर देंगे। चलिए इसमें आप लोगों को क्या करना है? दर्पण प्रतिबिंब बनाना। देखिए सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग चलिए ना, तो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया। देखिए ये बी है, तो सबसे पहले बी, देखिए ये आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा, फिर जी है, तो ये देखिए इस टाइप से तो हम उलट देंगे, तो ये भी आप लोग का सही नजर आ रहा। 7 को भी पलट देंगे, सही है। आर को देखिए तो पूरा आप लोग का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन हो चुका है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए कैसा लगा मेरे क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 55,
इसको आप लोग को बनाना है पी का टी से क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले पी क्रॉस क्यू है, तो क्रॉस का अर्थ देखिए क्या लिख रहा है, ए बी की माँ है। आई थिंक फ्रेंड्स पी जो है आप लोग को मैं बताना चाहता पी जो है ना वह क्यू की मम्मी है, यानी कि इसका जेंडर माइनस शो कर दिया है, क्लियर है। प्लस का अर्थ लिख रहा है आप लोग का ए बी का भाई, यानी क्यू जो है ना वह आर का भाई है, तो क्यू जो है वह आर का भाई है। फिर डिवाइड का अर्थ लिख रहा है आप लोग का ए बी की पत्नी, यानी आर जो है ना वह एस की पत्नी है, तो आर जो है एस की पत्नी है, तो ये पति हो गया, दोनों के बीच में पति पत्नी रिलेशन है। माइनस का अर्थ ए बी का पिता है, यानी एस जो है ना वह टी का पिता है, तो पिता है। अब लिखा पी का टी से क्या संबंध है। आई थिंक फ्रेंड्स पी का, यानी ये जो पी है ना पी का संबंध बोला टी से। देखिए दोनों पति पत्नी था। अब देखिए क्यू का आर में क्या होता है, क्यू और आर में तो यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे प्लस में कहाँ गया भाई था। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग बनाते हैं तो सिंपल वे में ये अगर देखिएगा ना तो सिंपल में नानी हो जाएगा ना, तो माँ की, हाँ तो नानी हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसमें एस के विपरीत बताना है। सबसे पहले फ्रेंड जब भी स्टेप से आता है तो देखें दोनों में कॉमन क्या, देखिए एम है ना, एम नहीं आर कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में आर कॉमन था, तो आर से हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज। आर के बाद क्या करेंगे, एम लिखेंगे, एम के बाद क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर हम लोग आर के बाद क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे। अब बोरा एस का विपरीत क्या होगा, ए हो गया, ए फोर। चलिए ए फोर, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 56 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में सिल्क को, तो एक निश्चित कोड भाषा में सिल्क को TIML लिखा जाता है और इंसेक्ट को IOTEDU लिखा जाता है। तो उसी भाषा में क्या लिखा है, चेंज को कैसे लिखा जाएगा। तो ऑपरेशन आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ताकि आप लोग के लिए काफ़ी ईजी हो जाए। तो चलते हैं देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले सिल्क को बैठाएंगे SIL के, तो फ्रेंड एस का अपोजिट क्या, देखिए एस के बाद क्या आता है, टी आता है। आई के बाद क्या लिख रहा है, TI, तो आई का आई रखें। एल के बाद क्या आता है, एम आता है, और एल के बाद के बाद क्या आता है, एल आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो शुरू में एक बढ़ाएं, सेकंड में कुछ नहीं, थर्ड में एक बढ़ाएं, फोर्थ में भी एक बढ़ाएं। तो चेंज देखिए आई के बाद आई को आई रहने दिए। हमको तो ऐसा लग रहा है देखिए वोवेल में कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं, वोवेल में वही रख रहे हैं। देखिए आई का आई रहने दिए, एन का, तो एन के बाद ओ किए, एस का टी कर, ई का ई रहने दिए, सी का डी कर दिए, टी का यू कर दिए, यानी कि वोवेल में आपको वही रहने देना है। अब बाकी में आप लोग को एक बढ़ा दिया, देखिए आप लोग को चेंज करना है, CHANGE को करना है, क्लियर है। तो चलते हैं देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सी के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, डी कर देंगे। एच के बाद क्या होता है, जी होता है, ए वोवेल है तो रहने देंगे। एन के बाद क्या होता है, एन के बाद क्या होता है, ओ होता है। जी के बाद क्या होता है, एच होता है ना, हाँ जी के बाद एच होता है, ई का ई रहने देंगे। तो देखिए डी एच के बाद आई होता है, सॉरी, तो DIAOE है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। 57 का सी करेंगे। देखिए दुकान के एक नोटिस में लिखा है कि हम शहर में सबसे छोटी अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है, कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। कोई भी अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचती, ये तो गलत है ना, तो केवल ऑप्शन ए सही है, यानी केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही करता है। नेक्स्ट इसमें आप लोग को अभिक्रिया बताना है। तो फ्रेंड देखिए ये आप लोग का सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो देखिए सोडियम कार्बोनेट टूट रहा, फिर H2 हो रहा है, ये CO2। तो अल्टीमेटली देख रहे हैं जब एकल पदार्थ को टूट कर या विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो राइट आंसर करेंगे वियोजन अभिक्रिया हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये आप लोग का बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडा को जब गर्म करें तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, फिर H2O, फिर CO2। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए और ऑपरेशन अभी तो करेंगे नहीं। ग्रुप डी का भी फ्रेंड्स मैं साइंस पूरा पढ़ाऊंगा, आप लोग हमसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा योजक बहुलक है, तो योजक बहुलक की बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड देखिए योजक बहुलक, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग बहुलक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो यहाँ पे पॉलीमर बोलेंगे। तो सबसे पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, मर यानी क्या होता है, यानी कि मोनोमर यूनिट होता है। क्लियर है। तो देखिए योजक यानी एडिशनल पॉलीमर कौन है, तो सबसे पहले नायलॉन की बात करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स नायलॉन जो होता है ना एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। फिर मेलामिन फॉर्मलडिहाइड ये भी कंडेंसेशन में आता है, पॉलीथीन भी उसी में आता है। लेकिन ऑर्लन जो आता है एक प्रकार का योजक में आता है, यानी एडिशनल में आता है। क्या आता है, ये एडिशनल पॉलीमर आता है। अगर इसका सूत्र जानिएगा ना तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्रियोलाइट्रानाइल बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड होता है, CH होता है, फिर CN लिखते हैं, ये होता है। क्लियर है। तो ये होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है। अगर आप लोग पॉलीमर पढ़े हैं तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। अब देखिए कंडेंसेशन का एग्जांपल होता है, सबसे पहले नायलॉन होता है। देखिए नायलॉन जो होता है ना कंडेंसेशन का एग्जांपल होता है। फिर पॉलिस्टर की बात करना चाहते हैं, सेल्यूलोज की बात करना चाहते हैं, स्टार्च की बात करना चाहते हैं, बेलेक लाइट का बात करना चाहते हैं, मेलानिन, सारे आप लोग का कंडेंसेशन में आता है।
यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 37√3 सेंटीमीटर है तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इसका प्रत्येक भुजा यानी कि ए का जो वैल्यू लिख रहा है 37√3 सेंटीमीटर लिख रहा है, क्लियर है। आप लोग को इसका शीर्ष लंब निकालना, तो हम लोग बताना चाहते हैं एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब निकालने का फॉर्मूला होता है h बराबर जो होता है √3/2 इंटू ए होता है, √3/2 इंटू ए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, h का जो वैल्यू होता है √3/2 इंटू ए, आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले √3/2 कर देंगे ए, तो ए का वैल्यू देख रहे हैं 37√3 लिख रहा है, क्लियर है। और हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए √3 को √3 से गुना करें केवल 3 होगा। अब 3 को 37 से गुना करेंगे तो 111 बच गया, 111 को 2 से भागा देंगे तो 55.5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। बहुत अच्छा सेट है ये। चलिए एक त्रिभुज के कोनों ए बी सी के माप समांतर श्रेणी में है, एम बी सी पर इस प्रकार स्थित है कि ए एम बी सी पर लंब है। अब बी एम बाई ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ये तो टफ दे दिया, तो समांतर श्रेणी में है ना, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले याद रखिए समांतर श्रेणी में 3 को जब भी दिया रहेगा, तो देखिए 3 जब भी दिया रहेगा ना, 3 एंगल दिया रहेगा। मान लो एंगल ए है, फिर अगेन आई रिपीट एंगल बी मार देंगे, एंगल सी मार रहा है। त्रिभुज के तीनों कोनों का वैल्यू 180 होता है। तो देखिए इसमें तरीका होता है, अगर सबसे पहले बी वाला मानते हैं, देखिए बी वाला को हम लोग क्या करेंगे, बी वाला को हम लोग हमेशा मानते हैं अल्फा, ठीक है। और अल्फा से पहला वाला के लिए क्या मानेंगे, अल्फा माइनस बीटा कर देंगे, और थर्ड के लिए करते हैं अल्फा प्लस बीटा करते हैं, ठीक है। अब बराबर 180 कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए बीटा बीटा कैंसिल हो गया तो 3 अल्फा आ गया, यानी कि 3 अल्फा का वैल्यू 180 आ गया। तो यहाँ से केवल अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आया होगा। कितना आएगा, 60 डिग्री। और हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो एंगल बी का वैल्यू क्या हो गया आप लोगों का, 60 डिग्री हो गया, क्लियर है। तो हम लोग ए का जब निकालेंगे, जब अल्टीमेटली आप लोगों को यहाँ पे अगर देखेंगे ना लंब है, तो लंब यानी 90 डिग्री एक दे दिया, एक 60 डिग्री दे दिया। तो अल्टीमेटली एक और एंगल जब निकालेंगे तो 30 डिग्री होगा ना। तो हम लोग निकालते हैं, देखिए मान लेते हैं त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी बना दिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। ए है आप लोग का, ये मान लेते हैं बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए ए एम जो है ना परपेंडिकुलर है किसका, बी सी का। तो ए एम मान लिए आप ही के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप लोग का ये 90 है, ठीक है। अभी जस्ट मैं निकाला था, ये 30 था और ये क्या था, 60 था। और आप लोग कर लीजिए ना, तो यहाँ पे बोल रहा है बी एम बाई ए बी क्या हो, देखिए ये बी एम है, देखिएगा थोड़ा सा गणित पढ़ रहे हैं आप लोग। तो देखिए बी एम बाई ए बी निकालना है, तो यानी ये क्या आप लोग का बेस है, तो ये क्या आप लोग का, ये बी एम बाई ए बी यानी कि साइन यहाँ के अनुसार चल रहा है, साइन 30 के अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि बी एम बाय आप लोग को निकालना था ए बी, तो ए बी आप लोग का हाइपोटेनस हो गया, तो ए बी। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रेंड साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये, मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ आज का सेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इसकी बिक्री के समय इस पर 10% और 5% का 2 क्रमिक छूट उपलब्ध है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। जब भी आप लोग का डिस्काउंट्स कंटिन्यूस तौर पे देता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए 10% को तोड़िए तो 10 से 9 हो जाएगा, 5% को तोड़िए तो 20 से 19 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए 20 को 10 से गुना किए तो 200 आ गया, 19 को 9 से गुना किए तो 171 आ गया, क्लियर है। अब देखिए 200 का वैल्यू 500 लिख रहा था, तो 171 से गुना करें, यहाँ पे सॉल्व किए तो 500 गुना क्या करेंगे, 171 कर देंगे। अब आई क्या करेंगे 200, तो यहाँ पे 0 0 कट गया, तो 5 को 171 से गुना करेंगे तो 17 × 5 = 85, 5 आ गया, यानी कि 555 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रेंड्स आएगा 427.50 आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा के का मान हो सकता है जिसमें की संख्या 2 1 7 9 2 4 के 6 से विभाज्य। सबसे पहले 6 से विभाज्य का तरीका होता है, कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वह 6 से विभाजित होता है, क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे संख्या क्या लिख रहा है, 2 1 7 9 2 4 के। सबसे पहले यहाँ पे 2 के लिए, तो 2 के लिए हमेशा याद रखिए लास्ट यहाँ पे क्या लिख रहा है, अधिकतम संख्या नहीं लिख रहा ना। तो देखिए यहाँ पे के में आप लोग 6 भी लिख सकते हैं, देखिए 2 से डिवाइड के लिए आप लोग तो 0 2 4 6 लास्ट में होना चाहिए, किसी को भी लिख सकते हैं। लेकिन 3 के डिवाइड के लिए वही चीज़ लिखिएगा जो कि 3 का टेबल में कट जाए। तो देखिए 2 और 1 3, 7 3 10, 10 9 19, 19 7 2 21, 21 4 25 होता है। तो 25 में अगर 6 ऐड किए तो 31 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। 25 4 29 होगा, पॉसिबल नहीं होगा। 25 से 0 कैंसिल होगा। 25 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 27 होगा, इसलिए के का वैल्यू 2 कीजिएगा, टोटल 27 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 27 आ गया ना, टोटल यहाँ पे 27 आ गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, आपका 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे जो कि 2 है।
चलिए 64 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 क्या लिख रहा है। एक वस्तु 550 अंक एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है। यदि इसे 40% के छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 110% अधिक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, देखिए आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। क्या बोला, एक वस्तु पर 550 अंकित है, इसे 40% के छूट पे बेचा जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करें, एसपी निकालेंगे। तो एसपी इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले एमपी लिख देंगे। अब इसको डिस्काउंट कितना करें, 40%। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60/100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एसपी का वैल्यू निकाला 6/30 यानी कि 330 आ गया। क्लियर है। अब क्या बोला, यानी एसपी का वैल्यू आप लोग के सामने आ चुका है 330 को साइड में कर दिए। अब देखिए बेचा था, तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है। तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है। तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक, तो हम लोग क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य से अधिक हो 10%। तो 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो 10/11 होगा, यानी कि 10 से 11, तो 10 से 11 हो रहा। अब देखिए विक्रय मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है। तो अधिक यानी कि ये आप लोग का ये एसपी हो गया, तो ये आप लोग का सीपी हो गया। तो देखिए सीपी का वैल्यू आप लोग का यहाँ पे 330 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे 11 का रेशियो यानी कि 33 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली 33 को 10 से गुना करेंगे तो 330 आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर 30 से नहीं करेंगे, यहाँ पे तो 30 सही था, तो हम लोग 330 आया ना। तो यहाँ पे हाँ 11 थी 33 यानी 30 से गुना करेंगे ना, तो 30 को 10 से गुना करेंगे तो 300 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर 300 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नहीं तो आप लोग और भी फार्मूला जानते हैं तो बना सकते हैं। क्लियर है। नहीं तो एमपी बाय सीपी का फार्मूला भी कर सकते हैं। देखिए एमपी हो गया, ये सीपी आप लोग को नहीं पता तो सीपी रहने दिए। डिस्काउंट कितना था 40% यानी यहाँ पे कर देंगे और 110, ये आ रहा 11×5 55 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे भी सीपी के तो 5 को 60 से गुना किए 300 आ गया। देखिए इस फार्मूला से भी आ रहा। तो देखिए मैथ्स जानते हैं तो आप लोग को किसी भी वे में बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों में माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य जब भी निकालेगा तो सारे को जोड़ के कुल संख्या से डिवाइड कर दिया। तो 2.60 इसको सम कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पे जोड़िए ना। तो फ्रेंड देखिए 5 4 9 6 15 15 3 18 18 7 कितना होता है 18 7 5 यानी कि 5 हो गया। फिर यहाँ पे 40 बटा कुल कितना 1 2 3 4 5 यानी टोटल तो 8.1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स इसके में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। राज्य विधानमंडल, देखिए राज्य विधानमंडल के बारे में बोल रहा। क्लियर है। तो देखिए इसके लिए याद रखिए आर्टिकल नंबर 173 होता है। राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए योग्यता बोले। देखिए विधानमंडल तो आप लोग जानते हैं 168 में होता है। देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ सेकेंड टाइम। देखिए सबसे पहले आर्टिकल देखिए 168 होता है, 169 होता है और 170 होता है। आगे देखिए सबसे पहले 168 में जिक्र किया गया भारतीय संविधान के लिए आर्टिकल में तो विधानमंडल का, तो आर्टिकल नंबर 168 में विधानमंडल का डिस्कस किया गया। क्लियर है। वही 169 में तो विधान परिषद का जिक्र किया। विधान परिषद आप लोग जानते हैं विधान परिषद कुल कितना राज्य में है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा सा कम बात कीजिए आप लोग, जो बात कर रहे हैं ना थोड़ा कम कीजिए, यानी कि मैं क्या बोलूँ कम बात। देखिए KUMBAT क्या बोले, कम बात कीजिए। तो देखिए K फोर होता है क्या, देखिए मैं आप लोग को रिकॉल करवाता हूँ। K फोर होता है कर्नाटक, U फोर होता है उत्तर प्रदेश, M फोर होता है महाराष्ट्र, B फोर होता है क्या होता है, B फोर होता है बिहार, A फोर होता है आंध्र प्रदेश, T फोर होता है तेलंगाना। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्लियर है। यानी कि आर्टिकल 169 में बता दिया। आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग विधान सभा होते, विधान सभा जो कि आप लोग का झारखंड में है। क्लियर है। अब बात करना चाहते हैं 171 का, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए 171 के तहत विधान देखिए मैं आप लोग को कहाँ से बताया 168 बता दिया हूँ, 169 बता दिया हूँ, अब 170 बता दिया हूँ। ठीक है। तो 169 में किससे बता, विधान परिषद यानी कम बात कर दी है आप लोग बता दिया हूँ। ठीक है। अब उसी प्रकार 170 में आप लोग को होता है विधानसभा का होता है। किसका होता है, विधानसभा होता है। क्या होता है, विधानसभा के बारे में डिस्कस किया गया। अब वही बात करना चाहते हैं नेक्स्ट का, तो देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट का। तो देखिए 171 में क्या डिस्कस किया गया, विधानसभा के लिए सदस्यत्व विधानमंडल में यानी कि विधानमंडल में सदस्यता के लिए योग्यता माने गया 171 में। वही 172 में विधानसभा के लिए किया गया, 172 में विधानसभा के लिए किया गया। और लास्ट 173 की बात करना चाहते हैं तो विधानमंडल में किया गया। क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो विधान मंडल में किसमें किया गया 173 में, और विधानसभा में 172 और विधान परिषद में 171 किया गया। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो राइट आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे यानी 173। क्लियर है। चलिए अगेन आई रिपीट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है। क्लियर है। राज्य विधानमंडल के वह देखिए राज्य विधानमंडल के लिए वह भारत का नागरिक जो विधानसभा के लिए देखिए विधानसभा देखिए
आप लोग पढ़े भी होंगे। तो विधानमंडल दो चीज़ से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है आप लोग का, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। तो विधान परिषद, देखिए विधान परिषद को शायद बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा को बोलते हैं। तो विधान परिषद के लिए कुल उम्र होना चाहिए 30 साल, और विधान सभा के लिए 25 साल होना चाहिए। क्लियर है? तो वही बात करना चाहते हैं, विधानसभा के लिए होना चाहिए उम्र 25 साल, और विधान परिषद के लिए कितना 30 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है? चलिए वही बात करना चाहते हैं 171 में। तो 171 में क्या होता है, विधान परिषद की संरचना के संबंधित है। क्लियर है? बात करना चाहते हैं 179। तो 179 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रक्त होना, पद त्याग, पद से हटाए जाने के लिए संबंधित उपबंध है। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग देखते हैं विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो आर्टिकल नंबर 179 के अकॉर्डिंग होते हैं। मैं झारखंड से बिलोंग्स करता हूँ। झारखंड का विधानसभा का जो अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो है। क्लियर है? बात करते हैं 180। तो 180 के अंतर्गत अध्यक्ष के पद के कर्तव्य को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष के लिए नीड होता है। क्लियर है? चलिए ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में दूधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल। क्या होगा? पौड़ी गढ़वाल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले को दूधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा अल्टीमेटली उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, यानी उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से। देखिए आप लोग देखे होंगे तो इस टाइप से निकलता है। यहाँ पे आप लोग को पाँच प्रयाग बनाता है। आप लोग पढ़े होंगे रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंदाकिनी, इस टाइप से 5 होता है। ठीक है? तो ये होता है। अब देखिए सबसे पहले गंगा नदी जो निकलती है सबसे पहले यूपी में, उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में जाती है, फिर बिहार में जाती है, फिर हमारे झारखंड के साहिबगंज जाती है, लास्ट में बंगाल जाती है, और लास्ट में बांग्लादेश में गिर जाती है। क्लियर है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए, गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के पड़ता है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के आपस में मिलने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों का सही वर्णाकलन करें। सबसे पहले देखिए बात करना चाहते हैं घाघरा का। देखिए मेरा एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा बोलिए पान खा, बोलिए ना पान खा चंदा दे घर चल। पान खा, देखिएगा पान खा चंदा दे, पान खा चंदा दे घर चल, इस टाइप से याद करिए। ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था। सबसे पहले पानीपत का, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा हुआ था बाबर के द्वारा 1526 में लड़ा गया था। क्लियर है? सेकेंड में हुआ था खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था बाबर के द्वारा। क्लियर है? इन्होंने राणा सांगा को हराया था। अब इसके बाद उन्होंने गाजी को उपाधि दिया था। चार से चंदेरी का युद्ध, तो चांदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था। क्लियर है? अब चंदेरी का युद्ध मेदिनी राज को हराया था। लास्ट में 1528 में इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था, जिसमें अफगानों को हराया था। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 चीज़ आप लोग को मिल गया। अब बात करते हैं चौसा का। तो फ्रेंड्स याद रखिए चौसा का युद्ध और विलग्राम का युद्ध दोनों हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। तो खानवा, सबसे पहले क्या बोले पान खा, तो सबसे पहले पानीपत हुआ था, यानी कि पानीपत हो गया था। पान खा तो खा यानी कि खानवा हो गया। पान खा चंदा दे, तो चंदेरी नहीं था, तो घर चल, तो घर यानी कि आप लोग का घाघरा हो गया, और फिर चंदे चौसा डी हो गया। तो यानी BACD ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? मज़ा आ गया होगा। चलिए ऑपरेशन ही करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहते हैं पानीपत का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पानीपत हरियाणा की एक जगह है जहाँ पे कुल 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तीसरे। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वह 21 अप्रैल को, देखिए 21 अप्रैल 1556 को लड़ा गया था। 1526 को लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी का मौत हो गया था युद्ध के मैदान में। क्लियर है? और पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वह, मैं डेट तो भूल गया हूँ, लेकिन शायद 5 अप्रैल ही या 14 नवंबर को लड़ा गया था। 14 नवंबर को लड़ा गया था 1556 को। ये जो लड़ा गया था इसमें अकबर की तरफ से बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है? जिसमें हेमू विजय हुआ था। क्लियर है? और वही थर्ड जो आप लोग हुआ था 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? तो इसमें अहमद शाह और अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है? चलिए अहमद शाह और अफगानों के बीच में हुआ था। ये हो गया पानीपत का हो गया। बाकी तो मैं बता दिया, कानवा से बता दिया। तो राइट आंसर करेंगे तो आप लोग को ये हो गया। बात करना चाहते हैं चौसा का युद्ध। तो फ्रेंड चौसा का युद्ध जो है ना हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1539 में लड़ा गया था। क्लियर है? अब इसी का युद्ध लड़ने के बाद वह भाग रहे थे, जो कि जहाँ पे पास करते हुए एक नाविक से मिला था, जिसके समय उन्होंने एक चांदी का सिक्का को चलाया था। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद और कुछ ऐसे मैं बताना चाहता हूँ। चौसा का युद्ध जो लड़ाई हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ। देखिए मैं लिख देता हूँ हुमायूं और शेर खान। तो शेर खान, हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। ठीक है? अब इसमें शेर खान विजय हुआ था। कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। क्लियर है? अब क्या इसके बाद फिर से हुमायूं का एक लड़ाई हुआ था जिसको बोलते हैं विलग्राम का युद्ध। ये हुआ था 1540 में हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। काफ़ी ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के माध्यम से जल का निरंतर संचलन के लिए एक शब्द है। तो फ्रेंड्स इसके लिए राइट आंसर करिएगा तो जलीय चक्र होता है। क्या होता है? जलीय चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी खान दिल्ली घराने का एक वादक है। तो बूंदी खान दिल्ली घराने का कैसा एक वादक है? तो मोस्टली सारंगी होता है। क्या होता है? सारंगी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अब इसको देखना पड़ेगा, भूकंप के बारे में दिए गए सत्य असत्य कथनों की पहचान करना। जब कोर पर प्रतिबल घर्षण से आगे बढ़ जाता है तो भूकंप होता है, जो तरंगों में ऐसी ऊर्जा छोड़ता है जो ऊपर पट्टी से गुजरती है और ऐसे कंपनों के कारण बनते, इसे हम महसूस करते हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो पहला तो आप लोगों का बिल्कुल सही है, भूकंप के पूर्व कंपन के रूप में पहचान तब तक नहीं किया सकता जब तक उसी क्षेत्र में बड़ा भूकंप न आए। बिल्कुल ये भी सही नहीं कि ऑप्शन ए और डी दोनों सही हो गया। चलिए अब भूकंप के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इसमें कुल 3 इसका केंद्र होता है। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और एक होता है लव केंद्र होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है लिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगला वेन डायग्राम का। तो उपयुक्त वेन डायग्राम में उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा 3 में खेल MNL खेलते हैं। तो खेल L खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या हो? देखिए L के लिए बोल रहा ना, तो L के लिए हम लोग जाएंगे। तो देखिए L के लिए क्या कर रहा है? 7 खेल रहा, फिर 6 खेल रहा, फिर 9 खेल रहा, फिर 18। तो जोड़ दिए ना, 18 9 27 6 33, 33 और 7 क्या होता है? 33 और 7 क्या होता है? 33 7 40 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसको बनाना है। चित्र एक कक्षा में छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। फ्रेंच और जापानी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंच और क्या लिख रहा है? जापानी। तो फ्रेंड फ्रेंच और जापानी के लिए बात करें तो देख सकते हैं केवल 5 इधर और 4 इधर, 5 4 9 है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। एक कथन देखिए, क्या समाचार पत्र में केवल पात्रता प्राप्त संवाददाताओं के समाचार ही प्रकाशित किए जाने चाहिए? हाँ, इससे काफ़ी सारे कागज बच जाएंगे जिससे पेड़ भी बचेंगे। ये तो गलत हो गया पहला। ठीक है, नहीं, योग्य और अयोग्य को परिभाषित नहीं किया सकता। ये तो गजब कर दिया क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ना, योग्य और अयोग्य को परिभाषित नहीं किया सकता, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो केवल 2 करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा, विषम की पहचान करना। फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, इसमें विषम की पहचान करना। देखिए इसमें आप लोग यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ बिंदु है। अब देखिए इसमें डायरेक्शन इस टाइप से जा रहा है, इसमें भी डायरेक्शन बिंदु साइड में जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सी लिख रहा है, तो सी को लिखने वाला क्या है? तो सी को लिखने वाला यानी ऑप्शन सी। यहाँ पे अगर देखिएगा, ध्यान से देखिए, आकृति बी में जाइए। देखिए आकृति बी में जाइए। ठीक है, तो आकृति बी में तीर घड़ी के विपरीत दिशा में, देखिए तीर जो है ना घड़ी के विपरीत दिशा में है। आकृति बी में जाइएगा ना, कहाँ लिख रहा है यार? हाँ, तो आकृति बी में देखिए, आकृति बी में जाइएगा तो देखिए तीर जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, और अन्य आकृति में देखिए तीर जो है ना घड़ी के दिशा में घूम रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, जो कि बी लिख रहा है। इसमें लुप्त अक्षर को बताना है, ACH। तो फ्रेंड्स ACH देखिए, AEI। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं स्किप कर रहा हूँ। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में x का स्थान दर्जा 18वां है, तो उसका अंत से दर्जा क्या होगा? देखिए टोटल विद्यार्थी कितना? 49 है। ठीक है, x का दर्जा 18वां है, तो हम लोग 18 करेंगे। ठीक है, प्लस लास्ट के लिए लास्ट माने -1 कर देंगे। फार्मूला पढ़ेंगे तो 49 करेंगे, और 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17 प्लस l। तो फ्रेंड 49 में से 17 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? 32 बचेगा। क्या बचेगा? 32। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चयन की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्राकृतिक चयन की जो इकाई होता है वह जनसंख्या होती है। क्या होती है? जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था डार्विन वार्ड ने दिया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन लड़ो और भागो प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग हमारे बॉडी में आंतरिक पार्ट्स होता है। क्लियर है? तो लड़ो या भागो के रूप में मेन रूप में जाता है जो है, उसे बोलते हैं एड्रेलिन। क्या बोलते हैं? एड्रेलिन बोलते हैं। क्लियर है? तो याद रखें, एड्रेलिन हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के रूप में मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। क्लियर है? याद रखें, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया एक शारीरिक प्रतिक्रिया जो खतरे या तनाव की स्थिति में होता है। क्लियर है? और एड्रेलिन जो होता है ना, एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है इसको। चलिए अब क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखिए इंसुलिन, तो ऑलमोस्टली फिर इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है वो अग्नाशय के, देखिए अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। क्लियर है? और ग्लूकागन जो निकलता है अग्नाशय के अल्फा कोशिका से निकलता है। क्लियर है? थायरोक्सिन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो कि गला में होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन आ गया। यदि x + 1/x का वैल्यू 26 है तो x² / 1/x² का वैल्यू निकालना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो वैल्यू रहता है उसका स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे। तो 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है, 676 में से 2 को घटा देंगे तो 674, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से आप लोग क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो फ्रेंड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी मेथड को यूज कीजिएगा। क्लियर है? चलिए
एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदुओं की संख्या ज्ञात करें जो बिंदु 2, 3 से सी इकाई पर दूरी पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे दूरी के लिए बोल रहा ना, तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना। मैं खुद फंस रहा हूँ, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, मैं फंस चुका हूँ, सॉरी। वैसे इसका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं कंसेप्ट नहीं इसका लिए, सॉरी। क्लास 10th 12th में भी ध्यान में इसका नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, सॉरी इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² वाई जेड 5xy² जेड 12x² क्यू का महत्तम समापवर्तन क्या होगा। आई थिंक इसमें HCF निकालना है। तो HCF जब भी बोल रहा तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या कोई संख्या कॉमन है। 3, 5, 12 में कोई कॉमन है नहीं। x यहाँ पे 2 है, x 1 है, 2 है, तो यहाँ पे x छोटा एक कॉमन हो गया, y सबसे छोटा y कॉमन हो गया, z में भी एक कॉमन, तो XYZ इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो अगर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख रहा है 2401, तो अल्टीमेटली इसके बारे में जानते होंगे, तो ये किसका होता है, 49 का वर्गमूल होता है। बाय यहाँ x का देंगे, बराबर क्या लिख रहा है, x बटा 6.25 लिख रहा है, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो x को x से गुना करेंगे, क्या होगा x², तो x² का वैल्यू लिख रहा है 49 गुना क्या लिखेंगे, 6.25 लिखेंगे, क्लियर है। और हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो इसको अगर हटाते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे 100 आ रहा है, क्लियर है। अब x² का निकालेंगे तो 49 किसका होता है, 7 का। अब 625 होता 25 का, 100 होता था 10 का। अब यानी कि 125 को 7 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 17.775 आएगा, यानी 17.5, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को क्लिक करेंगे, 85वां, √2 + 1 पर पावर 3 बराबर a + b √2 है, तो a b का सही मान ज्ञात करना। ये फ्रेंड्स आज मैं खुद क्लास 9 के NCERT में पढ़ाई थी, बल्कि क्लास 9 के RS सवाल को पढ़ाया था। तो अगर आप लोग बनाते हैं तो काफ़ी टाइम टेकन होगा। देखिए a + b को होल क्यू के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम। देखिए a³ + b³ + 3ab × a + b होता है, तो देखिए √2 का क्यू करेंगे तो अल्टीमेटली 2 √2 होगा, क्लियर है। फिर 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, फिर 3ab करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3ab, तो 3ab कर दिए, क्लियर है, इंटू a + b होता है, तो a + b के पे √2 + 1 कर देंगे। अल्टीमेटली इसके यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो आप लोगों के सामने a + b √2 लिख रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे करेंगे 2 √2, अब 3 और 1 क्या, सॉरी यहाँ पे तो 1 ही रहेगा ना, ये तो 1। अब इसको सॉल्व 1, अब इसको सॉल्व कर 3 √2 के यहाँ से 3 दूनी कितना आ गया 6, प्लस यहाँ पे 3 √2 कर देंगे, बराबर करेंगे तो a + b √3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a + b √2 करा, क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे 3 √2 और 2 √2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 √2 आएगा, 5 √2 + 7 बराबर क्या लिखेंगे, a + b √2। आई होप यहाँ तक क्लियर आ गया होगा। अब देखिए कंपेरिजन करेंगे, तो देखिए √2 कंपेरिजन हो गया, यानी कि b का वैल्यू क्या आ गया 5, तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ रहा, 5 आ रहा, और a का वैल्यू कितना आ रहा, 7 आ रहा। देखिए a का वैल्यू कितना आ रहा, 7। अब दोनों के बीच क्या लिख रहा, सही निकालना, यानी a का वैल्यू आ गया, b आएगा, a का वैल्यू आ रहा है आप लोगों के सामने 7, b का वैल्यू 5 आ रहा, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना लाए थे, तो देखिए a का वैल्यू लाए थे 7, b का वैल्यू लाए थे 5। अब देखना है सही क्या होगा, तो a² + b का वैल्यू 0 होगा, तो देखिए 49 + 5 यानी कि 54 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। a - b 2 होगा, यानी बिल्कुल 7 में से हम लोग 5 को हटाते कितना बचेगा, 2। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोगों को सेटिस्फाइड कर गया। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था ये। देखिए 52 पत्तों में से 3 पत्ते यादृच्छा आधार पर खींचे जाते हैं। इन पत्तों के एक राजा, एक पानी और एक पान लिखना चाहिए और एक गुलाम होने की प्रक्रिया ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी ज़्यादातर निकालने के लिए बोलेगा, देखिए जब भी आप लोग को कॉमा देकर निकालने बोलता है तो हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग बताइए राजा कितना होता है, तो टोटल 4 राजा होता है, यानी 4 किंग होता है, उसमें से एक निकालना, एक निकाल देंगे, या के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पान कितना होता है 4, तो इसमें से भी एक निकालेंगे। और आप लोगों को गुलाम कितना होता है 4, 4 में से एक निकाल देंगे। टोटल कितना हो रहा, तो टोटल 12 था, 52 में से 3 घटा निकाल देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 4 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 4, यहाँ पे 4 4 16 चक 64 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 52 कॉम्बिनेशन 3 को पुट करते हैं, तो देखिए 52 गुना, देखिए 52 गुना 51 गुना 50 कीजिएगा, और 1 2 3 को गुना कर दिए, 1 गुना 2 गुना 3, तो देखिए 3 का पारा में 51 आएगा 17 बार में, फिर 2 का पारा में 50 बार में ये आएगा। अगर आप लोग पूरे सॉल्व करते हैं ना, तो टोटल जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स 16/1525 5525 आएगा, क्लियर है। मैं सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था जाता है, तो देखिए प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को हम लोग जो दिवस मनाते हैं वो ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं, ब्रेल लिपि दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं ब्रेल लिपि का, तो ब्रेल लिपि की खोज जो किया गया था लुईस ब्रेस के जन्मदिवस पे किया गया था, क्लियर है। और ये जो था नेत्रहीनों के लिए पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार किया था, क्लियर है। चलिए
बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होगा। मतदान दिवस, तो प्रत्येक वर्ष याद रखिए 25 जनवरी को, तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाते हैं। कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाते हैं। विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं। देखिए सारे ऑपरेशन कर दिया हूँ, क्लियर है। चलिए, किस संगठन के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए किस संगठन के द्वारा बोला था, तो पिक्सल लिखेंगे, तो पिक्सल के द्वारा प्रथम निजी उपग्रह समूह का प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। और याद रखिए ये जो किया गया था जनवरी 2025 में किया गया था, जनवरी 2025 में किया गया था, क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं इसरो का, तो फ्रेंड इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका फुल स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है, आप लोग पढ़ेंगे KR नारायण है, KR नारायण जो कि 12वें नंबर का बने, क्लियर है। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बातें करना चाहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, क्लियर है। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब किया था? अल्टीमेटली मैं बताया था, तो 31 जनवरी को हुआ था, 31 जनवरी 1992 को हुआ था, 31 जनवरी 1992 को हुआ था, क्लियर है। और इससे पहले इसका जो अध्यक्ष थे रेखा शर्मा थे। अब पहला जो अध्यक्ष थे जयंती पटनायक थे, पहला जो अध्यक्ष थे जयंती पटनायक थे, इससे पूर्व थे अभी रेखा शर्मा थे। लेकिन वर्तमान की बात करना चाहते हैं तो वर्तमान इसका जो अध्यक्ष बने विजय, देखिए मैं लिख देता हूँ, विजय किशोर राहटकर बने। इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ रहा है, विजय किशोर राहटकर बने, इसलिए मैं बता रहा हूँ विजय किशोर राहटकर बने, क्लियर है, याद रखिएगा। स्थापना भी मैं बता दिया हूँ। अब लिख रहा राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नई दिल्ली में किया था। कहाँ पे किया था? नई दिल्ली में किया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिए ये जो हुआ था लाओस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाओस में हुआ था, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं आसियान का, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आसियान अगर आप लोग लिखिए तो आसियान के बारे में आप लोग को पता होगा। आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं, क्लियर है। अब आसियान में कुल 10 सदस्य थे, लेकिन अभी इसमें 11वां सदस्य भी जुड़ गए हैं। तो 11वां सदस्य का नाम है ईस्ट तिमोर है। कौन है? ईस्ट तिमोर है, क्लियर है। इसको मान्यता 2022 में मिल चुका है। तो बात करना चाहते हैं इसमें कौन कौन सा देश है, तो देखिए एशियाई, देखिए आसियान, इसको मैप से बता देना चाहता हूँ मेरे को। देखिए आसियान जो होता है आप लोगों ना एशिया के साउथ एशियन जो पार्ट्स होता है उसमें आता है। जैसे देखिए आप लोग सबसे पहले ब्रुनई आते हैं, कंबोडिया आते हैं, इंडोनेशिया आते हैं, लाओस आते हैं, मलेशिया आते हैं, म्यांमार आते हैं, फिलीपींस आते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अब इसके साथ साथ नया कौन जुड़ गया है? तो ईस्ट तिमोर। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किस राज्य ने शुरू किया था? तो संकल्प पहल का जो पहल जो स्टार्ट किया था हिमाचल प्रदेश ने किया था, हिमाचल प्रदेश ने किया था, ठीक है। बातें करना चाहते हैं किसने किया था? हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन CM यानी कि वहाँ का CM कौन है? सुखविंदर सिंह संकू ने नशीली दवाओं को तस्करी से निपटने और नशे के आदी लोगों को पुनर्वास का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार को पहल संकल्प की शुरुआत की थी, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं ऑप्शन नंबर ए का। देखिए चलिए कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की बात करना चाहते हैं तो कुल सदस्य होता है 15। क्या होता है? 15 होते हैं, जिसके दो भाग में बांटा गया। एक होता है अस्थायी सदस्य जो कि 5 होते हैं, और एक होता है अस्थायी सदस्य जो कि 10 होते हैं। तो अस्थायी सदस्य के लिए आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, इसके लिए याद कर लीजिए ABCFR। देखिए ABCFR याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ध्यान से देखिए, A4 होता है अमेरिका, B4 होता है ब्रिटेन, C4 होता है चाइना, F4 होता है फ्रांस, R4 होता है रसिया। ये 5 देश जो होता है इसे हम लोग वीटो का अधिकार भी मिला है, यानी कि इसे निषेधाधिकार जारी करने का अधिकार है। ये अस्थायी देश है 5, ठीक है। बाकी जो 10 देश होते हैं ये प्रत्येक 2-2 साल पे इंटरवल के रूप में चेंज होते रहते हैं, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को पता भी होगा, क्लियर है। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष के लिए होता है, क्लियर है। अब बात करना चाहते हैं इसकी भाषा, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भाषा होता है यानी कि UNO का जो भाषा होता है कुल 6 होता है। इसके लिए आप लोग याद कर लीजिए, देखिए इसके लिए याद कर लीजिए, फ्रेश याद कर लीजिए। देखिए फ्रेश याद कर लीजिए ना, FRACE को अगर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले F लिखिए, FRACE को लिखते हैं अगर, तो देखिए F4 क्या होता है? फ्रेंच होता है, रशियन होता है। A4 क्या होता है? A4 अरेबियन होता है। C4 होता है चाइनीज़ होता है। E4 क्या होता है? E4 होता है इंग्लिश होता है, क्लियर है। ये आप लोग का होता है, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आई थिंक स्टेप से भी नहीं आता तो आप लोग याद कर लीजिए, हमें रोहित सर ने सिखाया था। तो फ्रेंच अचार यानी फ्रेश अचार,
सॉरी फ्रेश अचार याद कर लीजिए। देखिए फ्रेश अचार याद कर लीजिए, इस टाइप से भी आप लोग को याद रहेगा। देखिए फ्रेश अचार याद कर लीजिए भाषा। फ्रेश हो गया, फ्रेंच हो गया, सात से स्वीडिश हो गया, आज से अरबी और अंग्रेजी हो गया, चार से चाइनीज हो गया, आज से हो गया रास हो गया, रूसी हो गया। क्लियर है। चलिए, और फिर यूएन के कामकाज की जो भाषा होता है वह ईएफ कहलाता है। ईएफ यानी ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट, और फ्रेंड्स याद रखिए भारत को 2022 में अस्थायी सदस्य का मान्यता मिला था। क्लियर है। चलिए ये रहा 92 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा आज का क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना। पशु, शावक, गाय का बच्चा, बत्तख का बच्चा या ठेकेदार। तो इसमें अगर देखिएगा अलग जो है आप लोग का ठेकेदार सबसे अलग हो गया। इसको देखिएगा तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो 5 चौक 20 होता है, 20 3 क्या होता है 23। देखिए 5 यहाँ पे देखिए दिमाग लगाते हैं। 5 चौक 20 हो गया, 3 दूनी 6, 20 अच्छे 26, 8 चौक 32, 38, 62 हो गया, 8 तेज 24 और 35, 24 और 35 कीजिएगा तो 59। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन को फ्रेंड्स खुद से कीजिएगा। देखिए अब मैं क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखिएगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ अंदर से। चलिए देखता हूँ अगर कुछ होगा वैसा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। रमन कक्षा में 10 विद्यार्थी, रमन कक्षा में 10 विद्यार्थी है, ऊपरी कक्षा से 16वें से ही है। तो देखिए रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें से 49वें स्थान पर, नीचे से 49वें है ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो। सबसे पहले देखिए सबसे अपर लिखिए प्लस डाउन कितना था 49 था, उसमें दोनों को जुड़ के माइनस कीजिए 1, तो टोटल कीजिए 64 आ जाएगा। इसमें आप लोग का इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखिए आर इज ग्रेटर देन एन है। देखिए तो पहला अगर आप लोग देखिएगा आर, तो आर का रिलेशन एन से देखिएगा तो देखिए बीच में सी आप लोग को बीच में आ रहा है, इक्वल है, तो ये पहला तो आप लोग कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। सेकेंड यू एम में, तो यू एम में अगर जाते हैं तो देखिए एन इससे आएगा तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आर एम में तो ये भी आप लोग का सत्य है, तो केवल बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल अनुसार 2 सही करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट एक रेडियोधर्मी समस्थानिकों की अर्ध आयु 10 दिन है। 40 दिनों के बाद प्रारंभिक मात्रा का कितना अंश रहेगा। तो फ्रेंड इसके लिए अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड के लिए पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करें 1/2 को क्या करेंगे केवल और केवल 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 1/16 यानी कि टोटल 1/16 आ जाएगा। कैसे किए थे, सबसे पहले एन निकालने के लिए क्या कहते हैं कुल समय, तो कुल समय 40 दिन था, अर्ध समय कितना था 10 था, इससे डिवाइड किए एन का वैल्यू कितना आ गया 4। अब बचा हुआ भाग के लिए क्या कहते हैं 1/2 में से पर पावर 4 करेंगे, तो यहाँ से निकालिएगा तो आप लोग बीच में 1/16 आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, एक तारा जो कि लाल रंग का दिखाई देता है वह नीले रंग के तारे की तुलना में क्या होती है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए वह कम गर्म होता है। क्या होता है कम गर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन सीरीज। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये मैं बताया हूँ। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और भी बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा मैं प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नहीं बताता। रुकिए 1 मिनट, मैं देखता हूँ उसको भी पूरा करवा देता हूँ। 1 मिनट वेट नाउ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए मैं एक जहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ तो मैं उस चीज़ को पूरे का पूरे कंप्लीट करने आया था। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट कहाँ गया था, आप लोग को बोला था। देखिए यहाँ पे आई थिंक कभी देखा था। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन था, विजय किशोर राहटकर, जो कि आप लोग के बीच में आ चुका था। इसके साथ साथ हम लोग देखिए कुछ इसको देख लीजिए। भारतीय लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मणिक राव खानविलकर है। ठीक है, मणिक राव खानविलकर है। अब देखिए कहाँ फंसे थे, शायद आप लोग का प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष था। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये यहाँ पे कैग लिख रहा है संख्या, इसको आप लोग आगे देख लीजिए। ये सब तो आप लोग पढ़े भी होंगे जान भी होंगे। मेन जो दिखाना उस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ पे फ्रेंड देखना चाहता हूँ, मैं खुद स्किप कर गया हूँ। तो ऑप्शन है आई थिंक होगा नीति आयोग। हाँ देखिए आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल है। डॉक्टर संजय जायसवाल है। इसमें कुछ सदस्य होता है 22, जिसमें 15 आप लोग का लोकसभा राज्यसभा से 7 होते हैं। तो डॉक्टर संजय जायसवाल है। वही PAC यानी कि लोक लेखा समिति का सदस्य बात करना चाहते हैं तो उसका अध्यक्ष है वेणुगोपाल राव। देखिए मैं आप लोग को बोला था लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा अगेंस्ट पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए प्राक्कलन समिति यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, KC वेणुगोपाल राव है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है, संजय जायसवाल है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं इसलिए स्पेशल लाया हूँ। क्लियर है। मैं तो बोलता हूँ इस जो पूरा लिस्ट है इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो मैं सारी चीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज देखिए इसको भी मैं बोलता हूँ लास्ट में आप लोग देख लीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, थक चुका हूँ मैं। देख लिए अगेन आई रिपीट, देख लीजिए इसको फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं क्योंकि मैं थक चुका हूँ आज। ठीक।
ठीक है, आप लोग देख लीजिए और ये सब सारी चीज़ों को आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आने का बहुत चांसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टार। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट, बाय। तो फ्रेंड्स हमारा आप लोग जानते हैं तो देख लीजिए, आप लोग अगर PDF चाहिए होगा तो हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नाम आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो देख सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर हमारा ये 6200654742 होता है। क्लियर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।